जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और इसके लिए ई परीक्षा ने आपके लिए मॉडल पेपर सीरीज आरंभ कर रखी है, जिसके अंदर हम हर रोज एक मॉडल पेपर पर डिस्कस करते हैं, उसके पूरे सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं, उसके सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। और आज हमारा है मॉडल पेपर नंबर 9। अभी तक हमने मॉडल नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो हमारे वीडियोस को कंप्लीट नहीं किया है, उन मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को नहीं देखा है, तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेज चैनल को सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे और उसके वीडियो सेक्शन में जाइएगा। आपको वो सारे पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे 1 से लेकर 8 तक के। तो प्लीज़ उनको भी एक बार सोल्व कर लीजिए ताकि आपका और बेहतर प्रदर्शन हो सके और एग्जाम आपकी 100% सिलेक्शन ले सके। इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ई परीक्षा नवोदय क्लासेज को, ताकि आगे आने वाला कोई भी मॉडल पर आपके लिए ऐसा नहीं हो कि उससे आप चूक जाओ, और इसके साथ में जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड संबंधित जो भी न्यूज़ होती है वो भी आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है नवोदय एग्जाम क्लास 6 मॉडल पर से, तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 8696503800 पर आपका नेम और आपका स्टेट यहाँ से सेंड कर दीजिए। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक आएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक नवोदय क्विज पीडीएफ जो बिल्कुल फ्री ऐप है, जिसके अंदर आपको क्विजेज और पीडीएफ मिलेगी नवोदय से एग्जाम के रिगार्डिंग, तो इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और उसके साथ में 5 स्टार रेटिंग के साथ में अपना एक अच्छा सा रिव्यू जरूर लिखिएगा, पोस्ट कीजिएगा। इतना ध्यान रखिएगा, नवोदय क्विज पीडीएफ ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, क्विजेज आपको मिल सके। और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर नंबर 9 मॉडल पेपर नंबर 9 है, जिसका सबसे पहले है सेक्शन नंबर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे। मेंटल एबिलिटी केवल इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में, बाकी आपके मैथ्स और लैंग्वेज एबिलिटी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में रहेगी। आपको पता है कि पहला क्वेश्चन की नेचर से पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन देख करके ये कौन से चैप्टर का है। तो सिर्फ डिफरेंट फिगर का क्वेश्चन है, भिन्न आकृति का। यहाँ से आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी फिगर आपकी डिफरेंट है। अगर आप देख पा रहे हो तो सर ऐसा लग रहा है कि सबके पास में 4 फ्लोर्स हैं, 4 फ्लोवर ऐसे कह सकते हो सर, फूल है जिसके अंदर इसी तरह से 4 है। सबके अंदर कितने 4। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में कितने है सर, यहाँ से 5 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इन सबसे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और हाँ, आप सभी को भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर भेजते रहना है प्रत्येक क्वेश्चन का, ताकि आपकी भी तैयारी को हम पता कर सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। जैसे कुछ बच्चों ने पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया डी ऑप्शन भेजा था, बहुत शानदार तैयारी। इसी तरह आप भी अपनी तैयारी को जरूर कोशिश कीजिए, कमेंट में अपना आंसर भेजिए, जिससे आपको भी पता चले कि हाँ हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्लास में एक्टिव रहो। इसके अलावा देखो सर क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आपको डिफरेंट या भिन्न आकृति पता करनी है तो कौन सी आकृति बताओगे। देखो सर यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन, देखो एक तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं क्योंकि इसके अंदर रोटेशन चल रहा है। देखो सर ऐसा चल रहा है कि ये सभी के सभी किधर चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, तो घड़ी भी इसी तरह घूमती है। तो ये सर क्लॉकवाइज कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में। ठीक है, यहाँ पर ये सर इस तरफ आ रहा है और ये इधर आ रहे हैं दोनों। तो यहाँ पर सर कह सकते हैं कि 2 तो ठीक है, 2 तो घड़ी की दिशा में है यानी कि क्लॉकवाइज है, लेकिन एक आपका एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में है। ओके, ऑप्शन नंबर सी में देखिए सर सभी एरोज आपके कैसे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए सर आपकी क्लॉकवाइज है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो क्या हो गया, सबसे डिफरेंट हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में आपके पास में एक एरो ऐसा है जो एंटी क्लॉकवाइज है या घड़ी की विपरीत दिशा में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 को बताइए कि सर कौन सा आपका डिफरेंट बताइए। यहाँ से सर यहाँ जब देख पा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि एक सर्कल है, उसके अंदर ब्लैक सर्कल है, एक क्रॉस है और एक आपके पास में एरो है। अगर आप चारों ऑप्शंस को देखते हो तो आपको लग रहा है सबके पास में ऐसा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर चेंजेस होगा। तो एक काम करते हैं, इन सबको रोटेट कर लेते हैं, किसी एक तरफ क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं। चलो सबको इसके जैसा बनाते हैं। ओके, इसके अगर मैं एरो को नीचे लेके आऊंगा तो ये सर्कल तो ऐसे ही रहेगा और एरो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये इस तरफ रोटेट होगा, क्योंकि इस तरह रोटेट करके तो एरो बनेगा ना, और ये आपका क्रॉस इधर आ जाएगा। ठीक है, इसकी मैं एरो अगर इधर लेके आता हूँ तो ये एरो कहाँ जाएगी, यहाँ पर, और ये आपका उधर जाके इस तरफ बन जाएगा क्रॉस। ठीक है, इसकी मैं एरो इधर लेके आ जाऊँ तो इसकी एरो में यहाँ लेके आऊँगा तो ये कहाँ जाएगा, इस तरफ, और ये आपका किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब आप ए बी सी और डी की तरफ देखिए, आपको लगेगा कि सर एरो तो सबकी हमने कहाँ कर दी सर, नीचे की तरफ कर दी। ठीक है, इसके अलावा जो क्रॉस था, जो आपका क्रॉस बन रहा था, या जिसे आप कह सकते हो कि सर यहाँ से क्रॉस इसका तो इस तरफ है, यहाँ पर इसका लेफ्ट साइड है, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड है और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट साइड है, इसलिए यहाँ से आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर
रहेगा। देखो अच्छे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे थे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों आपके डिफरेंट फिगर के अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रोटेशन करने का बहुत ही ज़्यादा सावधानी से इस क्वेश्चन को किया जाता है। अगर थोड़ी सी भी आप गलती कर देते हो तो अगर आपने रोटेट ढंग से नहीं किया और क्रॉस को इसको इस तरफ मान लीजिए रोटेट करते समय आपने सोचा ये तो इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो वहाँ से आप क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 को देखिए, डिफरेंट बताइए। सर यहाँ तो देखने से पता चल रहा है कि सबके पास में लाइन्स है, केवल ऑप्शन नंबर सी में एक ब्लैक बना हुआ है, तो ये आपको दूर से पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने चारों क्वेश्चंस के आंसर एकदम बिल्कुल राइट भेजे थे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने तैयारी बहुत अच्छे से की है। अगर इस तरफ से जैसे हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं बच्चों के आंसर्स, तो लग रहा है कि सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और उम्मीद करते हैं कि इस बार सबका सिलेक्शन 100% हो, क्योंकि आपकी जो तैयारी देखकर हमें लग रहा है कि नहीं, इस बार आप 100% सिलेक्शन लेकर ही मानोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भेजिए। इसी तरह कंटिन्यू सभी क्वेश्चन के आंसर आपको भेजने हैं, केवल ऐसे नहीं कि मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी, सबका आंसर आपको सेंड करना है। देखिए सर ये क्या है, सेम फिगर समान आकृति, जैसा ये है वैसा का वैसा दिखना चाहिए। तो हम पहले एक राउंड यहाँ से ऐसा एक बना लेते हैं सबके अंदर। हमें कुछ ऐसा करने से हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड काम में ले लेते हैं। तो 2 ऑप्शन हट गए, सी और डी। अब रही बात सर इसकी, जे यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, ए और वाई चाहिए, वाई ए है, ये भी हट जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 को बताइए कि सर यहाँ से कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा। सर सबसे पहले अगर मैं इसकी तरफ देखूं, सबका है, सब पे यहाँ पर एक राउंड बना दूं सबको, तो आपको बहुत सारा ऐसा तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इसको देखने से आपको पता चला कि बी भी आपका एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसको देखकर। अब रही बात सर ए और डी में, यहाँ से ए और डी में अगर मैं इस तरफ देखूं तो ये यहाँ पर नहीं है, तो ए भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा, जो बिल्कुल सदृश या एकदम से बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम कहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 का बताइए सर, बिल्कुल सेम चाहिए हमें। एरो कहाँ पर है, इस जगह पे है ना, इसमें नहीं है, ए कट जाएगा, बी हो सकता है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो आपका बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर या सही आंसर जो रहेगा, राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा 7 का। गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए, प्रश्न संख्या 8 का बताइए कि सर यहाँ से इसका राइट आंसर कौन सा रखेंगे हम। राइट आंसर देखेंगे तो सर लग तो रहा है ए है, नहीं बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 8 आउट ऑफ 8 नंबर चल रहे हैं, जैसा देख पा रहे हैं कि उनके आंसर बिल्कुल सेम है। 8 के में से 8 सभी आंसर्स उनके सही गए हैं। कुछ के एक दो क्वेश्चन डिफरेंट फिगर में थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो कोशिश करो ना, कोशिश करते रहना। चलिए ये कौन सा सर, फिगर कंप्लीशन या आकृति निर्माण, बताइए सर आकृति निर्माण या फिगर कंप्लीशन कैसे कंप्लीट करें। लग रहा है ना सबके अंदर इस तरह का कोई ऐसा लाइन बनेगा, ऐसा लाइन बनेगा, ध्यान रखना कोने पे नहीं है, साइड में है ना, मिडिल पॉइंट पे, यहाँ पर मिडिल पॉइंट पे पता करो। इस तरफ ये नहीं है हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है और इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार है, आप सभी के आंसर्स भी रह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 का बताइए, फटाफट से आंसर बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी सी। सर इसको इधर बनाते हैं, मैं जब तक डायग्राम बनाता हूँ आप अपना आंसर भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसको इधर बनाते हैं, इसको इधर बनाते हैं, ठीक है। इस तरफ का डमरू बन रहा है ना, लग रहा है ना ऐसा कोई डमरू बन रहा होगा, लेकिन उसका फेस इधर, अरे सर यहाँ पर ब्लैक थोड़ी, ये नहीं, इसमें इधर नहीं, ये अरे सर इस तरफ नहीं है, फेस कट कर दीजिए, ये रहा सर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, लास्ट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11 को बताइए सर, कौन सा रहेगा सर आपका राइट आंसर। लग रहा है ना कि ऐसा यहाँ पर इस तरह बनेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से चलेगा मिडिल पॉइंट से और पॉइंट पे जाएगा, नहीं मिडिल पॉइंट से चलना चाहिए था। ए नहीं हो सकता, बी में मिडिल पॉइंट से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। बी हो सकता है, डी, सी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो सी और डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12 की बताइए सर, कौन सा रहेगा। सर इस तरह से यह बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, ओके। फाइंड आउट कीजिए, ए नहीं है, बी नहीं है, सी की चांसेस है, डी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। बहुत ही शानदार तैयारी कुछ बच्चों की, 12 में से 12 उनके नंबर सही है, 12 में से 12 क्वेश्चन उनके राइट है। एक दो क्वेश्चन के किसी स्टूडेंट के, किसी के 10, किसी के 11 चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन 100% लेना है नवोदय विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 13 को बताइए सर,
क्या है सर, सीरीज चल रही है। क्वेश्चन देखने से पता चल जाना चाहिए ना कि सर यह सीरीज या श्रृंखला का पर्सन है। बताइए सर कौन सा पैटर्न काम करेगा यहाँ पर। सर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ आ रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार ये कहाँ चला जाएगा सर, इस तरफ। यहाँ पर सर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बी की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, सी नहीं है, डी भी आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 को बताइए सर कौन सा पैटर्न यहाँ से काम कर रहा है। देखो सर ऐसा लग रहा है कि इसने पहले इस एक को छोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद में एक के बाद में ये एक और चला गया। ओके, अब कितने रहेंगे सर, पहले यहाँ पर टोटल कितने थे 6 से यहाँ पर कितने हो गए 5 से यहाँ पर कितने हो गए 4 से कितने होंगे सर 3। पता कर लो 3 किसमें, नहीं सर इसमें तो कितने हैं 5, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 2, तो सर कौन सा रहेगा 3 वाला आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 15 को बताइए सर कौन सा पैटर्न यहाँ से काम कर रहा है। तो देखने से पता चल रहा है कि ये एरो कहाँ आ रही है सर, यहाँ पर, और नेक्स्ट बार में एरो कहाँ चली जा रही है, यहाँ पर। तो एरो तो सबसे पहले कहाँ आएगी, इस जगह। तो किसी भी एक पॉइंट को पहले देखो सर, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब सर्कल की बात कर दे। सर्कल सबसे पहले कहाँ से कहाँ चला गया सर, सर्कल आपका इस जगह आया, ठीक है। उसके बाद में सर्कल कहाँ गया, यहाँ मिडल पे। अब सर्कल कहाँ जाना चाहिए सर, इस जगह पे जाएगा। तो पता करो इस जगह पे कौन सा है, यानी कि यहाँ पर है ना, इसमें नहीं है, ए में नहीं है, हाँ बी में है सर, बी हो सकता है, सी में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का अच्छा क्वेश्चन है ना, सीरीज का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा बी। बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 को बताइए सर पैटर्न कौन सा काम कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर रख जाके सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। कैसे, देखो सर सबसे पहले क्या हुआ कि इसके अंदर यहाँ से आपका इतना एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हुआ कि यहाँ से इसने इतना एक्स्ट्रा बना लिया। अब क्या होना चाहिए सर, अब यहाँ से इतना और एक्स्ट्रा बनेगा, यहाँ से इतना और एक्स्ट्रा बनेगा, पता कीजिए। तो सबसे पहले 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ऐसे तो फाइंड आउट, ऐसे पता करो ना, 1 2 3 ऐसे तो बनेगा, 1 2 3 एक बनेगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 1 2 3 है, लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा कहाँ है, ये नहीं है ना, इसको कट कर दो। 1 2 3 सर पूरा नहीं है, नहीं ये एक्स्ट्रा आ गया, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, ये भी ज्यादा हो गया ना, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही ध्यान से कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आप इधर उधर कर देते हो तो आपका आंसर गलत होने के 100% चांसेस है यहाँ से, लेकिन आप अगर ध्यान से करोगे तो 100% आपका ये क्वेश्चन राइट रहेगा, इसमें फिर आपके नंबर नहीं कटेंगे। बहुत बढ़िया, हमने क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 16% का आप चेक कर लीजिए आपका राइट आंसर कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, लास्ट में बताना जरूर है 40 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। चलिए, ये क्या सर देखने से पता चल रहा है, एनालॉजी या जिसे सादृश्यता कहते हैं। फर्स्ट 2 में जो आपका रिलेशन रहेगा वही 3rd और 4 में आपका रिलेशन रहेगा। चलिए बताइए सर यहाँ से क्या रिलेशन हो रहा है। सर ऐसा लग रहा है ना कि रोटेट हो गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रोटेट हो गया, तो ये भी इधर चला गया और इस तरह बना दिया। तो एक काम करो, इसको भी इधर रोटेट कर दो। जब ये आपका रोटेट हो जाएगा तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा फिर रोटेट होके। तो ये तो आपका ऐसा आ जाएगा, एक मिनट, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा सही नहीं रोटेट किया, ये मतलब इस तरह से रोटेट हो जाएगा। आपका जो स्क्वायर वो तो स्क्वायर तो ऐसा बन जाएगा और इसके अंदर की लाइनें ऐसे आ जाएगी, और ये जो यहाँ पर है ये आपका रोटेट होकर 45 डिग्री 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा। अब पता करो, ए नहीं है, बी के चांसेस है, सी बिल्कुल नहीं है और डी भी आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 को बताइए सर क्या इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। देखो सर यहाँ पर आपके पास में थी 6 साइड्स, 6 से कितना हो गया 5 और उसके बाहर की तरफ क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। ओके, यहाँ से यहाँ पर चलते हैं, कितने साइड से सर 4, तो 4 से कितना आना चाहिए 3 और 3 से बाहर कितना आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। इसमें 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। इन दोनों के पास में तो सर्कल नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे गायब हो जाएंगी। ये आपका 4 वाला है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19 या 19 नंबर का आंसर बताइए फटाफट से। देखो सर पहले क्या हो रहा है कि ये जो ट्राइंगल है वो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, और ये कहाँ आ रहा है सर, इनसाइड। ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो हो रहा है। तो एक काम करो, फिर इसको बाहर ले जाओ और इसको अंदर ले जाओ। तो बाहर तो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। ए में नहीं है, बी बिल्कुल नहीं है, सी के चांसेस है, डी नहीं है, नहीं सर डी में नहीं है, ये रहेगा, क्योंकि बाहर क्या आना चाहिए स्क्वायर और अंदर क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 को बताइए सर
सर यहाँ से ये इस तरफ रोटेट हो रहा है, ओके, और फिर देखो रोटेट होने के साथ में एक काम और हो गया कि पीछे की तरफ एक एरो एक्स्ट्रा बन गई, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा बन गई ना, तो इसको भी हम इधर बढ़ा देते हैं। तो इधर बना देंगे तो ये तो इस तरह से ऐसा बन ही जाएगा, और इसके पीछे की तरफ एक एरो इस तरफ से आ जाएगी, लेकिन वो पूरी ब्लैक होगी, ये भी ध्यान रखना ब्लैक हो रही है। नहीं सर ऐसा नहीं है, ब्लैक होने चाहिए थे दोनों। हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, ए की पॉसिबिलिटी नहीं, बी की है, नहीं ऐसे बॉक्सेज भी नहीं है, ये भी नहीं है। सर व्हाइट थोड़े है, नहीं व्हाइट थोड़े बन रहे हैं, नहीं ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हो चुके हैं, 21 स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्या है सर, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय आकृति पूर्ति। फटाफट से अपना आंसर भेजते रहिए, गुड, बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट से 20 क्वेश्चन अभी तक सारे सही है। यहाँ से बताइए सर क्या करें। सबसे पहले आपको क्या लग रहा है कि इस तरफ ऐसा हो सकता है, ठीक है, इसके बाद में ऐसा पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी ऐसी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी ठीक है, ओके, पॉसिबिलिटी है इसकी, ओके। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कहीं भी? इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है सर, यहाँ से ऐसा बाहर थोड़ी आएगा, नहीं इसकी पॉसिबिलिटी नहीं सर। इसकी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि सर इतना बड़ा नहीं है। अगर आप यहाँ से बनाओगे तो आपको केवल इतना सा बनना, छोटा सा बनना चाहिए। कितना सा बनना चाहिए? छोटा सा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं चाहिए। इसकी तो पॉसिबिलिटी वैसे ही बिल्कुल नहीं है, बाहर थोड़ी निकल रखा है, नहीं। और ये भी देखो, इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये बाहर नहीं निकल रखा है, देखो ऐसा भी कह सकते हो, जबकि ये अंदर की तरफ होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? अंदर की तरफ। तो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न संख्या 22 को बताइए सर, इसकी पॉसिबिलिटी है सर, इसकी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आंसर, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी भी ना, इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, नहीं इसकी भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से आंसर भेजिए, कौन सा हो सकता है सर? क्या ये हो सकता है? नहीं सर ये नहीं हो सकता। क्या सर ये हो सकता है? पॉसिबिलिटी तो बन रही है, अभी तक तो बन रही है, आगे देखते हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी तो यहाँ तक तो है, नहीं सर ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ से ठीक है, यहाँ पर चल रहा है, यहाँ चल रहा है, नहीं सर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न संख्या 24, क्या सर इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं सर इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो यहाँ क्या होगा कि इस तरफ बनेगा, ऐसा बन के ऐसा बनेगा, और फिर ऐसे जाके इस तरफ से जाके ऐसा बनेगा। ओके सर बी आपको कुछ हद तक मिल रहा है, ठीक है। सी बिल्कुल नहीं है, डी आपका बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने सारे आंसर्स के, सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल राइट भेजे हैं। सर ये क्या आपके पास में मिरर रिफ्लेक्शन दर्पण प्रतिबिंब। देखो सर ऐसा राउंड बनाते हैं, ठीक है, यहाँ राउंड बनाया, यहाँ राउंड बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, ठीक है, चारों ऑप्शन हो सकते हैं। सर फेस में देखोगे तो फेस भी सबके सेम है, ओके। यहाँ भी ये वाला भी सबके पास में सेम है। सर इस बार तो एग्जामिनर बहुत खतरनाक है। ये देखते हैं सर यहाँ क्या हो रहा है। सर ऐसा है, देखो पैर देखो, नहीं सर ये एक तो गया, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी है सर कुछ हद तक। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? नहीं इसकी भी नहीं है। क्या सर इसकी पॉसिबिलिटी है? नहीं ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26 को देखिए। सर आपको क्या लगता है कि ये लाइन से अगर कोई लाइन ऐसी बन रखी है तो ये लाइन कैसे बनेगी? सर ये लाइन बनेगी इस तरह से, ये लाइन आपकी ऐसे बनेगी और ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो पहले तो यही चेक कर लो कि ये लाइन पास पास में कहाँ पर है। सर इस तरफ है, ठीक है, इसके जैसी है, ओके लाइन है। लेकिन सर ये गलत लाइन, ये आपकी रोंग लाइन है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से होनी चाहिए थी, ये कट जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी है, ये ठीक है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ये भी ठीक है, और ये भी आपका ठीक है, हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये तो सर बिल्कुल नहीं है, लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लाइन इस तरह से होनी चाहिए थी ना, ये भी कट हो जाएगा। इसमें तो यहाँ तो लाइन ही नहीं है, ये भी कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न संख्या 27 को देखिए। सर क्या लगता है सबसे पहले इस तरफ एरो आएगा ना, ठीक है, एरो आएगा, ओके, ये लाइंस बन रही है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता, सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऊपर की तरफ थोड़ी है तो नीचे की तरफ आना चाहिए था ना, वाइट, नहीं सर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज देखो, ये आपका क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल होता है, ये आपकी वर्टिकल होती है, ऊर्ध्वाधर, तो वर्टिकल लाइन थोड़ी है, ए डी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का।
क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28 का बताइए, फटाफट से अपना आंसर बताइए। सर ऐसा लग रहा है कि इस तरह से लाइन बनेगी और ये जो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ए हो सकता है, बी बिल्कुल नहीं है, सी बिल्कुल नहीं है, डी बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज काटना तथा मोड़ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए सर, आपको क्या लगता है कि जब ये एरो वापस से इस तरफ से ये पेज इधर वापस से ओपन होगा, अगर ये पेज आपका यहाँ से वापस ओपन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले इधर जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ठीक है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक ऐसा बनाता हूँ बीच में से एरो, है ना, इस तरह से मैं इसको क्या करता हूँ, कट करता हूँ। देखो इतना करने से ही हमें बहुत सारा आंसर मिल जाएगा कि आपका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। बाकी हमें ज़्यादा फोल्ड तो बाकी करेंगे, लेकिन पहले हम ऐसा अंदाजा लगा लें कि आपका आंसर कौन सा होगा। सर डी बिल्कुल नहीं है, सी बिल्कुल नहीं है, ए आपका बिल्कुल नहीं है, हाँ ये कह सकते हो कि ये होगा। और जब पेज वापस उधर ओपन होगा तो इस तरह से बनेगा। अब जब आप इसको पेज को उधर ओपन करोगे तो यहाँ मिरर लगेगा और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। देखो ये जो पेपर कटिंग फोल्डिंग टॉपिक है ना, इसको बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं और आपने अगर अच्छा कर लिया तो यहाँ आप स्कोर गेन कर लोगे, तो बाकी बच्चों से क्या हो जाओगे, आगे निकल जाओगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में। क्योंकि ये 4% है ना, ये 4 क्वेश्चंस है ना, ये 4 क्वेश्चंस आपको आगे लेके जाएंगे। क्योंकि ज्यादा जो दिक्कत आती है ना बच्चों को, वो सबसे इसी टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं वो। तो ऐसा ध्यान रखना है, पेपर कटिंग फोल्डिंग को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको, इसके क्वेश्चंस और सोल्व कर लेना। मैराथन क्लासेज हमारे जब जाओगे तो मैराथन क्लासेज भी आपको मिल जाएगी, हमारे वीडियोज में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना, मैराथन क्लासेज भी मिल जाएगी, उनमें 500 और 500 1000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। या फिर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैराथन क्लास आने वाली है, तो उनको सोल्व करके जाना। इससे क्या होगा कि पेपर कटिंग फोल्डिंग में अगर आपने लीड ले ली, यानी लीड का मतलब आप अगर आगे निकल गए तो आप बहुत आगे निकल जाओगे बच्चों से। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 30 को फाइंड आउट करते हैं। सर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तो ये आपका ऐसे लाइंस बना सकते हैं, क्योंकि पेज आपका जो पेज है वो इसी तरह से फोल्ड हो रखा है ना। पेज को हमने जब इस तरह से फोल्ड करेंगे तो पेज इस तरह से वापस फोल्ड हो जाएगा। ओके, पेज इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब देखो सर, जब अगर आप पेज यहाँ से ओपन करोगे तो आपको ऐसा बनेगा और एक आपका नीचे की तरफ बनेगा। ये जब बिल्कुल आपका ऊपर की तरफ जाएगा, अगर आप ऊपर फोल्ड करते हो तो ये आपका ऐसा का ऐसा ऊपर की तरफ बन जाएगा। अब देख लो सर पॉसिबिलिटी एक ही है, बी की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये बना हुआ नहीं है। सी की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इस जगह पे 2 नहीं बने हुए, अगर यहाँ और बना होता तो ये उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। डी की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि सर ऐसा कोई डायग्राम आपका यहाँ पे नहीं बनेगा बीच के अंदर, है ना, ऐसा नहीं बनेगा ना, तो डी की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न संख्या 31 को बताइए। सर ये बिल्कुल इसके जैसा रहना चाहिए, तो एक काम करो, पहले ऐसा फोल्डिंग हो रहा है तो पेज ऐसा फोल्ड हो रहा है, हम भी क्या करते हैं उस पेज को उसी तरह से फोल्ड कर लेते हैं। हम भी क्या करते हैं, पेज को उसी तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं। आपको देखने से पता चल रहा है कि सर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो सकता है। क्योंकि जब इसको आप अगर इधर वापस से फोल्ड करोगे तो ये ऐसा रहेगा, और जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ऐसा बनेगा, और जब आप ये इसका इधर लेके जाओगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न संख्या 32 को बताइए। सर ऐसा लग रहा है कि जब ये इस तरफ ओपन होगा तो आपका ये इधर बनेगा और ये आपका इधर बनेगा और यहाँ पे सर्कल बनेगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये फिर इस तरह से ऐसा बनेगा और यहाँ से ऐसा बनेगा और इस तरह से बन के यहाँ बनेगा। तो सर क्या लगता है, ए नहीं है, बी आपका नहीं सर अंदर की तरफ होना चाहिए था, सी नहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर डी आप कह सकते हो कि इस तरह से बन रहा है। और अगर आप इसको पेज को इस तरह से कट भी करते हो तो भी आपको ऑप्शन नंबर डी ही दिखाई देगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 33 कटआउट्स आ चुके हैं, याद रखिएगा ये कौन सा, स्पेस विजुअलाइजेशन या आकृति निर्माण। सर एक काम करते हैं 1 2 3 एंड 4 कौन सा लगता है, नहीं सर ये बाकी सब तो ठीक है, 1 भी मिल रहा है, ओके 2 भी मिल जाएगा, लेकिन 3 वाला कहाँ से लेके आओगे, नहीं ये नहीं बनेगा सर, ये नहीं हो सकता। सर ये सब ठीक है, लेकिन ये लाइन और हो जाती तो शायद ये भी ऑप्शन हो जाता, लेकिन ये ठीक है 1 2 3 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न संख्या 34 को देखिए। 1 2 3 एंड 4 बताए सर इसमें तो पूरे में आपका बॉक्स ही नहीं है, कट कर दो।
ये आपका बिल्कुल भी नहीं है। ये हो सकता है ये 4 है, ये आपका 1, ये 3 और ये 2। तो सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, डी आपका नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35 को बताइए सर। 1 2 3 ठीक है, क्या लगता है सर ये आपका 2 है, ये आपका नहीं सर पॉसिबिलिटी नहीं है सर इसकी 35 की नहीं। बाकी सब ठीक है, लेकिन इस तरह का कोई डायग्राम आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको कट कर सकते हैं सर। 2 आपका ये है, 3 आपका ये रहा, 1 भी आपको मिल जाएगा ओके, लेकिन 1 नहीं मिलेगा। 1 शायद मिल जाएगा, हाँ मिल रहा है, ठीक है ओके गुड मिल रहा है, ये 1 ही है। यहाँ पर सर इस तरह से तो आपका कोई डायग्राम ही नहीं आपके पास में, ऐसा कोई नहीं है ना, कट लगाओ सर। इस तरह का भी नहीं है आपके पास में, ऐसा भी नहीं है ना ओके, ये भी कट लगाओ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न संख्या 36 को देखिए। 1 2 3 4 एंड 5 ठीक है ओके। सबसे पहले ऐसा बॉक्स ढूंढते हैं 1 वाले को। इस पूरे में तो 1 है ही नहीं, कहीं नहीं है ना। इस पूरे में क्या 1 आपको कहीं दिखाई दे रहा है पूरे में? नहीं सर 1 नहीं दिखाई दे रहा। हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 1 रहा, ये आपका 3 है और इसके अलावा और ढूंढिए सर। नहीं सर इस तरह के आपके ठीक है, बाकी तो मिल जाएंगे, लेकिन 2 कहाँ है? अगर 2 को देखोगे तो 2 नहीं दिखाई दे रहा ना कहीं भी, नहीं ये नहीं हो सकता। 1 ये रहा, 2 आपका ये है, 5 ये रहा, 4 ये और ये आपका 3। तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है सर हमारा हिडन और एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई या निहित आकृति जिसे आप कहते हो। सर इस डायग्राम को फाइंड आउट कीजिए, कहाँ मिलेगा? सर ये आपका इस जगह पे आके मिल रहा है, बाकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये वैसे दूर से दिखाई भी दे रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 को बताइए सर कौन सा राइट आंसर करें। सर इसमें तो कहीं बन नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं है। हाँ यहाँ आप कह सकते हो कि इस तरह का ऐसा बन के ये रहा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 को देखिए सर। इसमें नहीं है, हाँ ये रहा सर, इस तरह का यही तो है, ये रहा सर आपके पास में, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 को देखिए सर। कहाँ बन रहा होगा? इसमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है कुछ कुछ, हाँ यहाँ तक, हाँ ये बन रहा है सर ओके। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रह जाएगा। और इस तरह हमने मेंटल एबिलिटी को कंप्लीट कर लिया। फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए कि 40 में से आपका कितना स्कोर चल रहा है। जल्दी से अपना स्कोर बताइए कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में या राइट आंसर आपने किए हैं, तो फटाफट से बता दीजिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं 40 में से, जल्दी बताइए ओके। कुछ देख पा रहे हैं कुछ बच्चों के 39, 40। देखो कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर 40 आउट ऑफ 40 बहुत बढ़िया, कुछों के आंसर 37, 38 ठीक है। 1-2 स्टूडेंट्स के 1-2 नंबर कट गए, वो प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपके कौन से टॉपिक में नंबर कटे हैं, तो एग्जाम में ऐसी गलती नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है। कुछ बच्चों के 1-2 नंबर कटे हैं, किसी के 3 नंबर हैं और किसी के 3 क्वेश्चन गलत है, लेकिन कुछ बच्चों के 40 आउट ऑफ 40 भी बढ़िया है ओके। तो 37, 38 जिनके हैं प्लीज़ वो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंटल एबिलिटी एक ईजी टॉपिक होता है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, वहाँ आपका स्कोर रॉन्ग नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और ये हमारा था सर मेंटल एबिलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट है अरिथमेटिक टेस्ट, ये भी ध्यान रखना, यही होता है सिलेक्शन दिलाने वाला, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ आकर पेपर को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन लोगों को इतना अच्छा पढ़ा हुआ नहीं होता, वो इससे डरते हैं। लेकिन आपको इसको भी सीखना है, इसलिए कह रहा हूँ क्लास में बने रहो। ऐसा नहीं कि मेंटल एबिलिटी होगी तो चलते हैं चलो अब हमारा नहीं है। अगर आप मैथ से यहीं डरने लग गए तो एग्जाम में फिर कैसे करोगे ना, इसलिए रुकना है और समझना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो, और आ रहा तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न संख्या 41 का बताइए फटाफट से कौन सा राइट आंसर होगा। मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बोथ 56 एंड 84? 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बोथ आर प्राइम नंबर्स। देखो एक ये कह रहा है कि 56 और 84 इनके लिए कौन सा नंबर सही है? दोनों अभाज्य संख्या है। सर क्या अभाज्य संख्या है? सर कैसे पॉसिबल है? मुझे बताओ कि क्या इसमें 1 और 56 के अलावा किसी नंबर का डिवाइड नहीं होता? क्या इसमें 1 और 84 के अलावा किसी अन्य नंबर का इसमें डिवाइड नहीं होता? सर सबका होता है, 2 का तो हो ही रहा है दोनों में, इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर है। सर प्राइम नंबर्स तो नहीं है, अभाज्य संख्या तो नहीं है। बोथ आर को प्राइम नंबर्स, दोनों सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर्स क्या होती है? जिनका HCF 1 होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मस जो होता है वो सर आपके पास में क्या होता है? 1 होता है, यानी कि जिनके अंदर कॉमन 1 ही हो। सर कैसे 1 ही है? 1 के अलावा 2 भी तो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसके अलावा 14 भी है, 7 भी इनको डिवाइड कर रहा है, बहुत सारे नंबर्स हैं सर जो इनको डिवाइड कर रहे हैं। सर 1 तो नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि इन दोनों को 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो जो इन दोनों को डिवाइड कर सके।
तो वो आपकी क्या होती है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, अगर मैं आपको ये कहूं कि इन दोनों के फैक्टर यानी इनको डिवाइड करने वाले, तो दोनों नंबर को एक के अलावा कोई भी नंबर नहीं हो जो इनको डिवाइड कर सके, इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो आपका क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर्स। लेकिन 56 के लिए तो बहुत सारे नंबर्स है, 2 है, 14 है, 7 है, इसके अलावा और भी नंबर मिलेंगे आपको। नहीं सर, को प्राइम नंबर्स भी नहीं है, ये आपकी सहअभाज्य संख्या भी नहीं है। दोनों 14 के गुणज है, बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 14। देखो मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 14 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपका 56 आ जाए, और 14 को किसी अन्य नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाए। क्या पॉसिबल है, क्या 14 को मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है? 14 4 56 होता है और 14 6 84 होता है। ठीक है, 14 6 84 होता है, तो सर ये तो मल्टीपल्स है। 14 के दोनों नंबर क्या है सर, मल्टीपल है, तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है। बोथ आर ओड नंबर्स, क्या दोनों विषम संख्या है? सर दोनों आपके इवन नंबर्स है, ये भी आपका इवन है और ये भी आपका इवन है। नहीं सर, तो बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 14, दोनों आपकी 14 की गुणज है। एक नंबर सिस्टम का बेहतरीन क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, जहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां आपको किसी तरह का कोई आपका क्वेश्चन फॉर्मूला कुछ यूज नहीं करना होता, केवल जो आपने सीखा है उसके बेस पे आपको इसका आंसर करना होता है। तो आपको प्राइम नंबर भी पता होनी चाहिए, को प्राइम भी फाइंड आउट पता होना चाहिए, मल्टीपल्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ओड नंबर, इवन नंबर, सब कुछ जानकारी होगी ना, तब जाकर ये क्वेश्चन करोगे। तो क्वेश्चन एक है, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको कई चीजें आपको फाइंड पता होगी, तब जाकर ये आप क्वेश्चन कर पाओगे, कई टॉपिक्स की आपको जानकारी होगी तब। इसलिए ध्यान रखना कि सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, और जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना, उस समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी से क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 42, 8219x is divisible by 11, then what will be the value of x? 8219x 11 से भाज्य है, तो x का मान बताओ। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अगर रूल ऑफ 11 अगर पता है तो क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा। कैसे? जैसे एक बात बताओ, रूल ऑफ 11 क्या कहता है, 8219 और x। रूल ऑफ 11 क्या कहता है कि एक नंबर छोड़कर एक नंबर को प्लस कर लो, और इधर भी एक नंबर छोड़कर एक नंबर को प्लस कर लो। तो इधर तो क्या आ जाएगा 8 + 1 + x, और इधर कितना आ गया आपका 2 + 9। चलिए दोनों को प्लस कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 9 + x, और ये आपका कितना हो गया 11। अब करना क्या है कि इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को क्या करो, माइनस करो। माइनस करने पर आपका कितना आना चाहिए सर, 0 आ जाए। माइनस करने पर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो कैसे आ सकता है सर 0 आपका कैसे आ सकता है, ये बताइए कि सर जब मैं x की जगह अगर कितना रखूं, पहले मैं 5 रखने पर नहीं, x की जगह आप 2 रखिए सर। कितना रखिए 2, तो 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 9 और 2 आपका कितना हो जाएगा 11, और 11 - 11 कितना हो जाएगा 0। क्योंकि रूल ऑफ 11 क्या कहता है कि माइनस करने पर या तो 0 आए, या फिर आपके पास में ऐसा नंबर बन जाए कि जो आपका 11 से डिविजिबल हो। तो हमेशा 0 बनाने की ट्राई किया करो। तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 2 अगर आप रखते हो 9 की x की जगह, तो 9 और 2 कितने हो जाएगा 11, और 11 - 11 तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इसलिए आपका इसकी जगह कितना आएगा सर 2, आपका ये राइट आंसर रहेगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपको रूल ऑफ 11 अगर आपको पता हो, या 11 का विभाज्य जो नियम है 11 का, उसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 2 से लेकर 11 तक आपने पढ़े होंगे नंबर सिस्टम के अंदर, तो वो अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो कि एक नंबर छोड़कर एक नंबर प्लस करो, इधर वालों को प्लस करो, डिफरेंस आपका 0 आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है सर 0, इसकी जगह अगर 2 रखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0, और ये आपका राइट आंसर रहेगा 2। क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर अप टू 200 विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5, विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5 बट नॉट बाय बोथ 3 और 5 से डिविजिबल हो लेकिन नॉट बाय बोथ, यानी कि दोनों से डिविजिबल नहीं हो। 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 किसी एक संख्या से विभाजित होती है लेकिन दोनों से नहीं। 3 या 5 किसी एक संख्या से विभाजित होती है लेकिन आपकी दोनों से नहीं होती। अब देखिए सर, ये क्या कर रहा है, अप टू 200, दैट मींस होता है अप टू 200 या 200 तक का मतलब होता है 1 से लेकर 200 तक, 1 to 200। ठीक है, ये आपकी टोटल रेंज है। इसके अंदर आपको वो नंबर्स बतानी है जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, लेकिन 3 और 5 बोथ से डिविजिबल नहीं हो। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन होता है नंबर सिस्टम का, इसके अंदर एग्जामिनर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है ना, लेकिन बोथ से डिविजिबल नहीं हो। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल ऑफ 3 से फाइंड आउट करते हैं कि जो 3 से विभाज्य है। तो अब देखो 3 से विभाज्य, तो लास्ट नंबर कौन सा 200, उसमें 3 का डिवाइड करो, माइनस जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें 3 को डिवाइड करो। ये जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा उस समय सीखा होगा कि इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल कितने नंबर जो 3 से डिविजिबल है।
अगर आप 3 का 200 में डिवाइड करते हो तो एग्जैक्टली लगभग कितने टाइम्स डिवाइड कर सकते हो, 3 6 जा 18 रहेगा, माइनस का 20 और 3 6 जा 18, तो कितना आ जाएगा 66। ओके, इसका पता है कि यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट लिखोगे तो 0 बार ही होगा, छोटा आएगा तो कितना आ जाएगा 66 माइनस 0, तो कितने नंबर्स हो जाएंगे सर 66, 3 से डिविजिबल है। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि 5 से डिविजिबल कितने, 5 से विभाज्य कितनी संख्या है, तो कितना आ जाएगा 200/5 माइनस 1/5, माइनस कितना आ जाएगा 1/5। अब आपको देखना 200 में 5 पर डिवाइड करते हो तो कितना आएगा 40, माइनस 5, 1 आपका इसके छोटा तो 0, तो ये कितना आ गया सर 40 नंबर्स। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कौन सी है, यहाँ से एक अच्छी बात समझना, याद रखना उसको। देखो जब भी आप अगर किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो याद रखिएगा इसमें 3 और 5 बोथ इसके अंदर शामिल है। इसी तरह 5 से कर रहे हो तो उसमें भी 3 और 5 बोथ दोनों शामिल है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 15 एक नंबर है तो 15 3 का भी डिवाइड हो रहा है, 5 का भी हो रहा है, तो इसमें बोथ वाले नंबर साथ में आ जाते हैं। जब आप 3 वाले काउंट कर रहे हो तो उसमें भी बोथ 3 एंड 5 शामिल है, यानी कि दोनों से विभाज्य वाले। और जब 5 से पता कर रहे हो तो उसमें भी आपके दोनों से विभाज्य हैं। तो ये कह रहा है 3 या 5 किसी एक संख्या से तो भाज्य हो लेकिन दोनों से नहीं हो, यानी कि आपको क्या पूछा है, केवल 3 या 5, केवल 3 या केवल 5 से आपको पूछा गया है, केवल 3 या केवल 5 से, ओनली 3 एंड ओनली 5 ये आपसे पूछा गया है, ओनली 3 एंड ओनली 5। तो चलिए अब एक काम करो, तो फिर बोथ वाले इनमें से हटाने होंगे। अरे बोथ वाले क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। हमें जो 3 वाले टोटल कितने 66 नंबर्स है, 66 कुल संख्या है, उसमें से जो बोथ वाले दोनों वाले उसको हटा देते। इसी तरह 5 वाले में से बोथ वाले हटा देते। लेकिन याद रखो जब भी बोथ का अगर काम करते हो ना, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर वो नंबर्स बताओ क्योंकि जो बोथ 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, इसके लिए सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम करो, और 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 15। अब यहां पर 15 से डिवाइड करना है, तो 200 को 15 से डिवाइड कर लीजिए, माइनस 1 को 15 से डिवाइड कर लीजिए। अब यहां पर देखिए 15 1 जाए 15 और फिर से कितना रहेगा 50 और 15 3 जा 45 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा सर 30 नंबर्स। तो सर बोथ 3 और 5 या 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याएं टोटल कितनी है सर 30 नंबर से, कुल 13 संख्याएं हैं। अब क्या करना है, इनको माइनस कर देना है, इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ओनली 3 कितने हैं, जैसे ओनली 3 या केवल 3 और ओनली 5 केवल 5, ये बता दो कितने कितने। तो एक तो 66 में से 13 को माइनस करो, और एक क्या करो सर 40 में से 13 को माइनस करो। ये जब माइनस करोगे तो कितना रहेगा सर 53 रहेगा, और यहां माइनस करते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा सर, यहां से 27 या 27 आ जाएगा। अब क्या करना है, टोटल नंबर्स बता दो, तो टोटल कितनी होगी, ये आपके पास में हो जाएगी 10 1 और ये आपके पास में कितनी आ जाएगी 80। तो कुल संख्याएं आपकी टोटल कितनी है, तो टोटल नंबर्स आपकी जो रहेगी वो आपकी कुल 80 नंबर्स रहेगी, कुल 80 संख्याएं रहेगी। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम में अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को वापस से पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कई बार हो सकता है कि बोथ से पूछ ले, सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि बोथ 3 और 5 से बताओ, तो सीधा 13 हो जाएगा। 3 से पूछे तो 66, 5 से पूछे तो 40, बोथ अगर इन दोनों से पूछे तो एक बार के लिए बोथ को हटा देना, एक बार के लिए हटा देना, दोनों से पूछे तो यहां पर तो आपका ओनली पूछा है केवल 3 से, दोनों से नहीं, साफ लिखा हुआ है नोट बाय बोथ, दोनों से नहीं। तो आपको क्या करना है, दोनों वाले में से इसमें से भी 3 और 5 हटेगा, इसमें से भी 3 और 5 हटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा 80। आपका टोटल वो नंबर्स आ जाएगी जो आपका डिविजिबल है 1 to 200 तक, टोटल 3 से और ओनली 5 से डिविजिबल टोटल कितने नंबर्स है 80 नंबर से 80 संख्या है। अच्छा क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 44 प्रश्न संख्या 44 को देखिए, सम ऑफ फ्रैक्शंस, इन सभी नंबर्स का सम करना है, इन भिन्नों का आपको योग करना है। तो योग तो आसान होता है, 4/3 प्लस 5/9 प्लस आपका कितना हो जाएगा 6/18। आपको पता है 3 9 और 18 सबसे ग्रेटर नंबर 18 होता है। 18 की टेबल ऐसी नंबर फाइंड आउट करो जिसमें 3 का भी डिवाइड हो 9 का भी हो, तो सर 18 खुद ही होता है, ठीक है। अगर 3 का डिवाइड कर रहे हो तो कितना 6 टाइम्स, और 6 4 जा 24 प्लस 9 का करोगे तो 5 2 जा 10 और ये आपका 6 रहेगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 34 और 6 कितना आ जाएगा 40, और 40/18 आपका राइट आंसर रहेगा। वैसे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड होने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 20/9, 20/9 आपका राइट आंसर, या सही उत्तर कितना रहेगा सर 20/9 या 20/9, 20/9 आपका राइट आंसर ही रहेगा, 20/9, 20/9 आपका सही उत्तर ही रहेगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन 18 एंड 24, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताओ। सर क्या बतानी है, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर बताने हैं ना, तो सबसे पहले तो ये करो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 18 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 1 2, आपको वो फैक्टर्स तो फाइंड आउट करने आते होंगे, वो आपने ट्रिक सीख ली होगी। नहीं, हमारे जो फैक्टर्स इसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको क्लासेज मिल जाएगी फैक्टर्स की, उनमें से सीख लेना। 1 2 3
6, 9 और आपका 18 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे 24 के अगर फैक्टर्स फाइंड आउट करवाऊं तो आप कौन से कहोगे सर? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8 आ जाएगा। 8 के बाद में देखो 8 आ जाएगा। 8 के बाद में कितना आ जाएगा सर? 12 के बाद में कितना आ जाएगा? 24। अब यहां से आपको क्या करना है? कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में है, जैसे एक तो कितना है 1, एक कौन है सर आपका 2, एक 3 और इसके अलावा 6 और नहीं है, तो 1, 2, 3 एंड 6। तो टोटल कितने हैं सर? टोटल नंबर्स कितने हैं? 4। तो कुल कितनी संख्याएं ऐसी है जो दोनों में कॉमन है? तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं सर? कुल 4 गुणनखंड है। कितने हैं? 4 गुणनखंड। टोटल 4 फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स, जो 18 और 24 में कॉमन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 प्रश्न संख्या 46 को बताइए सर। यहां से आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अगर देखें तो सर, इन ए कंपटीशन टीम ए got 10 points. Team A got 10 points more than Team B and Team C beats Team B by 30 points. If total points of all the 3 teams are 100, then what are the points obtained by Team C? एक प्रतियोगिता में टीम ए को टीम बी से 10 अंक अधिक प्राप्त होता है तथा टीम सी टीम बी को 30 अंक से हराता है। यदि तीनों टीमों के अंक 100 हो तो टीम सी के प्राप्त अंक क्या होंगे? सबसे पहले क्या कहा हम? टीम ए, इसको ये कह रहे हैं कि टीम ए गोट 10 पॉइंट्स मोर देन टीम बी। टीम ए टीम बी से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो टीम ई जो है वो टीम बी से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, 10 पॉइंट्स मोर देन टीम बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपके क्या बनेगी? टीम सी बीट्स टीम बी बाय 30 पॉइंट्स। टीम सी टीम बी को 30 अंक से हरा देती है। इसका मीनिंग क्या है कि टीम सी, अगर देखो ऐसा कह रहा है कि टीम सी है वो जो टीम बी को हरा देती है, और कितने पॉइंट से हरा देती है? 30 से। इसका मतलब क्या है कि जो सी है वो बी से 30 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। 30 पॉइंट एक्स्ट्रा लेके आ रहा है तभी तो हरा रहा है ना, कि 30 अंक से हरा देती है। इसका मीन्स क्या है? 30 पॉइंट से बीट कर दिया। दैट मीन्स कि बी से मोर देन 30 पॉइंट्स उसने कैच किए थे, उसके ज्यादा मिले थे उसको, इसलिए क्या हो गया कि टीम सी आपकी जीत गई है। तो यहां से क्या ये कह सकते हैं कि टीम सी जो है वो टीम बी से 30 पॉइंट एक्स्ट्रा गेन करती है, उसको 30 अंक अधिक मिलते हैं, इसलिए टीम सी जीत जाती है और टीम बी आपकी 30 अंक से हार जाती है, 30 पॉइंट से बीट हो जाती है, डिफीट कर देते हैं। अब देखो ए आपका बी पे डिपेंड कर रहा है, सी भी आपका बी पे डिपेंड कर रहा है, तो एक काम करते हैं बी को कितना कर लेते हैं सर? अक्स। तो ए आपका कितना हो जाएगा? अक्स प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरह सी आपका कितना हो जाएगा? अक्स प्लस 30 हो जाएगा। ये आपकी तीनों इक्वेशंस यहां से आपको मिल चुकी है। अब कह रहा है कि टोटल कितने हैं सर? 100 पॉइंट से तीनों के मिलाकर। दैट मीन्स अक्स प्लस 10 एंड अक्स प्लस 30 सब कुछ मिलाकर कितना रहेगा सर? 100 रहेगा। आपको पता है कि ये दोनों किसकी फैमिली के हैं? 100 वाली के। ये दोनों किसकी फैमिली के हैं सर? 100 वाली फैमिली के हैं। तो ये तो अपनी फैमिली के पास में चले जाएंगे। अक्स अक्स और अक्स तीनों मिलकर हमारे पास में कितने हो जाएंगे सर? 3 अक्स हो जाएंगे। और ये आपका उधर जाके कितना हो जाएगा? 30 और 10 40, तो 100 माइनस कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 3 अक्स इधर रहेगा, ये आपका कितना आ जाएगा? 60। अक्स की वैल्यू निकालोगे तो 60/3, क्योंकि 3 जो मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अक्स का मान आ गया 20। क्या पूछा है? टीम सी के प्राप्त अंक बताओ, पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय टीम सी। अब टीम सी कौन सा है सर? टीम सी आपका है अक्स प्लस 30। तो अगर सी का फाइंड आउट करोगे तो अक्स प्लस 30, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30। तो आपका राइट आंसर कितना रहेगा सर? 50। और इसका कितना है? 20। ये आपका कितना है? 30। और ये आपका कितना हो जाएगा? 50। और इस तरह से आपके सभी आंसर्स आपको यहां से मिल जाएंगे। तो टीम सी के लिए कितने रहेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी आपका 50 इसका राइट आंसर रहेगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, और आगे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। 47 द कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड x, द कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड x इज 12। व्हाट इजंट वैल्यू ऑफ x? 60 तथा अक्स का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है सर? 12 है। निम्नलिखित में से अक्स का मान नहीं हो सकता है, मान नहीं हो सकता है। देखो क्या कहा है कि जैसे एक तो नंबर है 60, ओके, एक नंबर आपके पास में अक्स है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होता है? डिवाइड करने वाला। दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? 12, यानी कि 12 का डिवाइड इसमें भी होता है और 12 का डिवाइड इसमें भी होता है, यानी कि 12 का भाग 60 में भी जाता है और 12 का भाग अक्स में भी जाता है, क्योंकि ये क्या है? ये सर कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फैक्टर क्या होता है? डिवाइड करने वाला। तो 12 का डिवाइड 60 में भी होता है और 12 का डिवाइड अक्स में भी होता है।
तो अक्स की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है, तो यहाँ कौन सी नहीं हो सकती, जो 12 से डिविजिबल नहीं होती। तो क्या 72 में 12 का डिवाइड होता है, सर ये तो बहुत आसानी से होता है, 12 6 जाए 72 होता है। क्या 94 में 12 का डिवाइड होता है, नहीं सर 94 में कहीं आपका 12 का डिवाइड नहीं होता। 84 में होता है सर, 12 7 जाए 84 होता है। और 108 में भी होता है, 12 9 जाए 184, 108। तो सर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका 12 से नहीं हो सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा सर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से क्या रहेगा सर, यहां से आपका राइट आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा सर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ओके सर, तो ये था सर एक आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा फैक्टर मल्टीपल का, जिसे आप कह सकते हो कि सर एक अच्छा क्वेश्चन है, जहां आपको थोड़ा सा हटके कुछ सोचना होता है कि कॉमन फैक्टर देखें तो सर इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है। एक 60, एक आपके पास में नंबर x है, दोनों का कॉमन फैक्टर 12 है, दैट मींस 12 का दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो 12 से डिविजिबल नहीं है, तो वो आपका, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है, होता तो हम क्या करते हैं वो फाइंड आउट करते जो होता है। यहाँ पर पूछा है कि नहीं हो सकता है, तो हम भी क्या फाइंड आउट करेंगे, हम भी उसी को ही पूछेंगे जो नहीं हो सकता है। देखिए, तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 47। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48। ये देखो डेसिमल वाला क्वेश्चन आ गया ना। इफ 3.65 मल्टीप्लाई 0.5 इक्वल्स टू 1.825 देन द वैल्यू ऑफ 365 मल्टीप्लाई 0.5 इज। यदि 3.65 गुणा 0.5 बराबर 1.825 है तो 365 गुणा 0.5 का मान क्या होगा। देखिए सर, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके पॉइंट हटा दो। ओके, 365 मल्टीप्लाई 0.5 है, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 365 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि इसका एक पॉइंट है ना। सर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है उसको फाइंड आउट करते हैं। 365 मल्टीप्लाई 5, इसको लिख सकता हूँ ऐसा, तो 100 तो इसका आएगा, 10 इसका आएगा, क्योंकि इसके पास में 2 डिजिट है और इसके पास में 1 डिजिट है, इक्वल्स टू 1825 अपॉन 1000, इसके पास में 3 डिजिट है। ओके, अब हमारे क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहां कितना चाहिए 365 मल्टीप्लाई 5, यहां पर भी कितना है 365 मल्टीप्लाई 5। डिवाइड में सर ओनली मुझे 10 चाहिए, ओनली 10 चाहिए, कितना चाहिए 10। तो इस 100 को क्या करो, उधर ट्रांसफर कर दो, 100 को क्या कर दीजिए सर, उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 365 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1825 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। आपको पता है 20 से आपकी 20 डिवाइड हो जाएगी। अब कितना रहेगा सर 1825 अपॉन में 10 रहेगा। तो जो डिवाइड में अगर आपका 10 रहता है तो पॉइंट कहीं नहीं तो लास्ट में होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में, और यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 182.5 आपका राइट आंसर रहेगा, 182.5 आपका राइट आंसर रहेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर या राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चन में गिवन है फाइंड आउट करना, उसके पॉइंट हटा दो, फिर क्वेश्चन में गिवन है उसके पॉइंट हटा दो, फिर आप क्वेश्चन की तरह इस जो गिवन है इसको बनाने की कोशिश करो। यहां पर आपको इसी तरह से इधर उधर ट्रांसफर करके जैसा क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है सेम उसकी तरह इसको डिजाइन करो, उसकी तरह बन जाए तो आपका वो राइट आंसर निकल के आ जाएगा। और आपका राइट आंसर कितना आ गया 182.5, 182.5 आपका सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49 को देखिए। द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर पर सेकेंड में बदल ली। देखो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में या तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम 18/5 इन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हम किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। अब कब किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, ये किलोमीटर है और ये आपका मीटर है, तो यहां तो क्या हो रहा है कि ग्रेटर टू स्मॉलर जा रहे हो, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ कन्वर्ट हो रहे हो, और यहाँ क्या हो रहे हो सर, यहाँ पर स्मॉलर टू ग्रेटर यानी कि बड़े की तरफ जा रहे हो। तो जिस तरफ जा रहे हो उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 18/5 आपका ग्रेटर है, क्योंकि डिवाइड कर लो इसका तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसका आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा। अब देख लो ज्यादा बड़ा कौन, 18/5। तो ग्रेटर की तरफ जा रहे हो तो ग्रेटर से मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉलर की तरफ जा रहे हो तो स्मॉलर या छोटे से मल्टीप्लाई करोगे। तो छोटे की तरफ जाओ तो छोटे से, बड़े की तरफ जाओ तो बड़े से। यहां क्या करना आपको, किलोमीटर ग्रेटर है, स्मॉलर आपका मीटर है, तो छोटे की तरफ जा रहे हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉलर से। दैट मीन्स 108 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5/18। आपको पता है 18 6 या 108 होता है, और 6 5 कितना हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड आपका राइट आंसर रहेगा।
ये आपको ये ट्रिक अगर याद रहेगी तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो कि स्मॉलर की तरफ जाओगे तो स्मॉलर से, ग्रेटर की तरफ जाओगे तो ग्रेटर से मल्टीप्लाई करोगे, और जैसे ऐसा काम करोगे आपका राइट आंसर इमीडिएट आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 प्रश्न संख्या 50 को देखिए। 1 बॉटल कंटेन्स 200 मिल्क, 5 bottles पैक इन 1 कार्टून, हाउ मेनी कार्टून्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1000 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक बोतल में 200 मिली दूध आता है, एक कार्टून में 5 बोतल पैक होता है, 1000 लीटर दूध के लिए कितने कार्टन की आवश्यकता होगी। देखो क्या कह रहा है कि एक, जैसे आपके पास में ये मान लीजिए कि ये आपके पास में बोतल है, ठीक है, ये आपके पास में ऐसी बोतल है और ये आपकी एक दूध की बोतल है, ठीक है। इस बोतल के अंदर कितना ml दूध आता है सर, इसमें क्या है, ये सर मिल्क की आपकी बोतल है, ठीक है। इस मिल्क में, बोतल में आपका 200 ml मिल्क आता है। कितना आता है सर, 200 ml इसमें मिल्क आता है, ओके। 200 मिली इसमें दूध आ सकता है एक बोतल में। अब आपके पास में कार्टून है, एक क्या सर आपके पास में, यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास जैसे ये एक कार्टून बना देता हूं मैं यहां पर, है ना, समझना। देखो क्वेश्चन में आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा रहा हूं ताकि आप इसको समझ सको कि एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस के साथ में क्या होता है, क्योंकि फिर आप भी क्या होंगे, आपके माइंड में अपने डायग्राम्स को क्रिएट कर सको। तो मेरा एक ही मकसद है कि डायग्राम्स के माध्यम से समझाने का एक ही मकसद है कि आप भी अपने माइंड में इस तरह से छोटे छोटे डायग्राम्स क्रिएट कर सको ताकि आप इसको समझ सको कि एक्चुअल में यहाँ पे कैसा काम हो रहा है। अब क्या होता है कि ये कह रहा है कि इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी जो बोतल्स है ना, वो टोटल 5 बोतल्स आ सकती है। कितनी बोतल्स आ सकती है सर, इसमें 5 बोतल्स आ सकती है। जैसे 1, ठीक है, मैं इसमें बोतल्स को रख रहा हूं, और छोटी कर लेते हैं ना, इसमें और छोटी कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, और इसके अलावा ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये लो सर, मैंने 5 बोतल्स रख ली। अब आप ये बता दीजिए कि इस कार्टून में टोटल कितना लीटर मिल्क हो चुका है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे कार्टून में टोटल कितना लीटर मिल्क है, तो आप ये कहोगे कि सर इसमें 200 ml मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 1000 ml। कितना हो गया, 1000 ml। और आपको पता 1000 ml का मीन्स क्या होता है सर, 1000 ml का मीन्स होता है 1 लीटर, 1 लीटर होता है। कितना होता है, 1 लीटर या 1 लीटर। तो इसका मीन्स है कि एक कार्टन में, ये क्या सर आपके पास में 1 कार्टून, तो 1 कार्टून में, एक कार्टून में 1 लीटर मिल्क आता है। 1 कार्टून में कितना मिल्क आता है सर, 1 लीटर या 1 लीटर मिल्क आता है। आपके पास में टोटल कितना मिल्क है सर, हमारे पास में 1000 लीटर मिल्क है, 1000 लीटर कुल हमारे पास में दूध है। तो हमारे पास में अगर 1000 लीटर या 1000 लीटर अगर आपका मिल्क रहेगा, तो उसमें अगर आपको 1 कार्टून में अगर 1 लीटर आता है तो टोटल कितने कार्टून्स की आवश्यकता होगी सर, हमें 1000 कार्टून्स की आवश्यकता होगी। 1000 कार्टून्स की हमें क्या होगी सर, यहाँ पर रिक्वायर्ड 1000 कार्टून्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, 1000 कार्टून आपको आवश्यकता होगी। तो मैंने इस क्वेश्चन को एकदम डायग्राम बेस्ड आपको समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक कार्टून में अगर 1 लीटर मिल्क आता है, 1 लीटर दूध आता है, तो टोटल आपके पास में, अगर आपके पास में 1000 लीटर मिल्क है, 1000 लीटर दूध है, तो यहाँ पर टोटल कितने कार्टून्स की आवश्यकता होगी, यहाँ पर सर टोटल आपको 1000 कार्टून्स की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 51, 1/3 of a pillar is in ground, 1/4 is yellow and the remaining part is white. If the length of the white part is tree is 40 meters, then what will be the total length of the tree? किसी खंबे का 1/3 भाग जमीन में, 1/4 भाग पीला तथा शेष भाग आपका सफेद है। यदि पेड़ के सफेद हिस्से की लंबाई 40 मीटर है तो पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी। देखो सर, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ से ट्री को क्रिएट कर लेते हैं। एक क्या करते हैं सर, यहाँ से एक ट्री को क्रिएट कर लेते हैं। ये लीजिए सर, हमने ऐसा एक ट्री यहाँ से क्रिएट कर लिया, ओके। ये हमारा ट्री हो गया है, और इसके ऊपर हम छोटा सा इसके ऊपर ऐसे पत्तियां बना देते हैं, या ऐसा करते हैं, इसके ऊपर ऐसा कुछ बना देते हैं, ओके। ये हमारा ये ट्री हो चुका है, ओके। अब देखिए सर, ये क्या कह रहा है कि ये ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर 1/3 पार्ट पिलर इज इन ग्राउंड, ठीक है। ये कह रहा है कि जिससे ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, ये मान लीजिए ग्राउंड में, ये किसमें सर, ग्राउंड में है, और ये टोटल कितना है 1/3 पार्ट, 1/3 भाग है। कितना है 1/3 पार्ट, 1/3, तो ये 1/3 है। 1/4 इज येलो, यहां से ये क्या किया हुआ सर, यहां से ये येलो किया हुआ आपका, मान लीजिए ये आपका क्या है सर, येलो, और ये कितना है 1/4, 1/4 भाग इसका येलो है। रिमेनिंग पार्ट इज व्हाइट, और अब ये जो आपके पास में पूरा यहां से यहां तक लेयर टोटल रह गया ना आपके पास में, ये टोटल, ये आपके पास में क्या है सर, व्हाइट है। लेकिन व्हाइट पार्ट की जो आपको वैल्यू गिवन है, व्हाइट पार्ट की क्या है सर, वैल्यू गिवन है, और व्हाइट पार्ट की वैल्यू कितनी है सर, 40 मीटर। तो ये आपका कितना है सर, 40 मीटर टोटल है, ये तो 40 मीटर है। अब ये बताना है कि टोटल इसकी लेंथ कितनी, इसकी कुल लंबाई या कुल लेंथ कितनी है। अब देखो सर, ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम करना, टोटल लेंथ होती है ना, कुल लेंथ, उसको मान लेना अक्स मीटर,
उसको क्या कर लेना, अक्स अज्यूम कर लेना। ओके, तो फिर अक्स अज्यूम करने से आप ये कहोगे कि सर मेरे पास ये वाला तो कितना हो गया, अक्स अपॉन 4, और ये मेरे पास कितना हो गया, अक्स अपॉन 3। तो फिर ये इसको भी अक्स में कन्वर्ट कर लो, व्हाइट को भी एक्स में कन्वर्ट कर लो। तो व्हाइट क्या होगा कि टोटल में से मैं अगर इतना माइनस कर देता हूं तो ये टोटल कितना है, अगर हम इसकी फाइंड आउट करेंगे ये व्हाइट और येलो और ग्राउंड वाला कितना है, तो अक्स अपॉन 4 प्लस अक्स अपॉन 3 तो कितना आ जाएगा 12, तो 3x प्लस 4x तो कितना आ जाएगा आपके पास में 7x अपॉन 12, तो 7x बट्टे 12, तो कहां सर ये नीचे वाला है। फिर व्हाइट वाला आपके पास में कितना रहेगा, सर व्हाइट वाले के लिए ऐसे कर सकते हो कि टोटल अक्स है, उस अक्स में से इसको माइनस कर दो 7x अपॉन 12 को, तो 12 आपका एलसीएम रहेगा, तो 12x माइनस का 7x तो आपके पास में कितना रहेगा सर 5x अपॉन 12, 5x बट्टे 12 आपका ये रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है सर 40 मीटर है। अब आप अक्स बता सकते हो कैसे, सर आपके पास में ये पता चल गया कि 5x अपॉन 12 की वैल्यू कितनी है सर 40 है। अक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 5 वहां पे डिवाइड में जाएगा और 12 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, 12 आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। जब इससे डिवाइड करेगा तो 8 और 12 8 जे कितना होता है सर आपके पास में 96, 12 8 जे आपके पास में कितना होता है 96, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 96 अक्स मीटर की वैल्यू है। और अक्स ये आपका क्या आता है सर, यहाँ से टोटल वैल्यू जो रहती है या कुल आपकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ वो आपकी कितनी रहेगी सर 96 मीटर या 96 मीटर सर आपकी टोटल लेंथ या कुल इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 96 मीटर रहेगी। इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शन नंबर में या भिन्नात्मक संख्या में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सोल्व करने होते हैं और ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन नंबर से पूछे भी जाते हैं। कई बार आपको टोटल लेंथ पहले से गिवन होगी तो आप वैसे फाइंड आउट कर लोगे, नहीं फिर आपको जैसे इसकी लेंथ गिवन है तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन नंबर में फाइंड आउट कर लो अक्स की वैल्यू में, तो इनको हमने प्लस किया, इसको माइनस किया टोटल में से, तो ये भी एक्स में आ गया। अब दोनों की वैल्यू अगर 40 है तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 96 ध्यान में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ना, 51 आप कह सकते हो कि सर एक बेहतरीन क्वेश्चन है या अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52 प्रश्न संख्या 52 को देखिए, फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वी बोर्ड मास का यूज करेंगे। किसका करेंगे सर, हम वी बोर्ड मास का यहां से यूज करते हैं। सबसे पहले आपका ये स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, छोटा कोष्टक सोल्व होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम आपका कितना आएगा सर, यहां से एलसीएम आएगा 12 क्योंकि तीनों का 12 आ जाएगा। 4 2 8 -2 -1 और माइनस करोगे तो 2 और 1 3 और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 3 तो करोगे तो 5/8 कितना आ जाएगा 5/12 तो 5/12 तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाहर चलते हैं तो बाहर कौन सा आ जाएगा सर आपके पास में, ये अगर कर्ली ब्रैकेट की बात करें तो 3/4 -1/2 और मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना ना, मल्टीप्लाई कितना है 5/12, तो जब मल्टीप्लाई करके करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4 माइनस का 5/24 5/24 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 24 आपका एलसीएम रहेगा और यहाँ पे करेंगे तो 6 3 18 और -5, जब इसको सोल्व कर दोगे तो आपके पास में आंसर कितना रहेगा, 18 में से अगर 5 माइनस करते हो तो 13, तो आपका कितना आ जाएगा 13/24, 13/24 आपका कर्ली ब्रैकेट का आंसर आ चुका है। अब क्या करना है, बाहर की तरफ जाना है, बड़े कोष्टक की तरफ। तो बड़े कोष्टक में कितना है, इसको सोल्व कर लो, 2 2 4 और 1 कितना आ जाएगा 5, तो 5/2 डिवाइड बाय कितना है 13/24। आप सभी को पता है कि जब इसको सोल्व करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5/2 मल्टीप्लाई 24/13, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 12, तो 12 5 60, तो ये कितना आ गया 16/60/30, 60/13 आपका बड़े कोष्टक की वैल्यू आ चुकी है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। जब सबसे बाहर जाएंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 और 1 5, तो ये कितना आ गया 5/4 प्लस कितना आ जाएगा 60/13, 16/13। जब एलसीएम करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा 52 और ये 65 आ जाएगा, 13 4 65 और ये कितना आ जाएगा 6 से, ये आपके पास में कितना रहेगा 6 13 4 तो 240 प्लस करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 305 अपॉन कितना आ जाएगा 52। लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पर 52 वाले सारे आंसर्स हैं, लेकिन वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में, तो फिर इसमें ऐसा करना होगा कि आपको 52 को 305 को डिवाइड करना होगा 52 से। जब डिवाइड करोगे तो आपको लगभग ये 5 टाइम्स मिलेगा, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, तो 5 टाइम्स अगर करते हो तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 5 जा 25 और 26 ये रहेगा। तो ये आपके पास में कितना आएगा 4 और 45। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हो कि 5/45 5/45/52 आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा 5 45 एंड 52। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 का। एक सिंप्लीफिकेशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन है जहां पर आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी सी अच्छी करनी होती है और ब्रैकेट्स को भी ओपन करना होता है, साथ में आपका फ्रैक्शन नंबर दे दिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉर्मल नंबर देते तो जल्दी जल्दी हो जाते, फ्रैक्शन नंबर होता तो पहले आपको उसको एलसीएम करना है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर वापस एलसीएम, फिर एलसीएम माइनस। इस तरह से आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन नंबर के साथ में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान से इसको करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगल।
यदि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो उनके बीच में बनने वाले कोण का मान होगा परपेंडिकुलर का मींस इस तरह से परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा सर, यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री का बनेगा। तो ये कौन सा बनेगा 90 डिग्री या 90 डिग्री, जिसे आप क्या कहते हो राइट एंगल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं सर राइट एंगल, या आपका समकोण जिसे कहा जाता है। समकोण का यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का आपका टोटल एंगल है यहाँ से क्रिएट होगा। अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 54 54 देखिए, ए शॉपकीपर बाइज 2 डजन ब्रूसेज फॉर ₹10 per डजन इफ ही सेल्स 1 ब्रूस पर रुपी व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट। एक दुकानदार 2 दर्जन ब्रूस 10 रुपए प्रति दर्जन खरीदता है, यदि वह 1 रुपए प्रति ब्रूस बेचे तो उसका लाभ कितना है। देखो सर यहाँ पर उसकी जो सीपी या कॉस्ट प्राइस कितनी आती है टोटल वो पता कर लो। सर उसने कितने डजन लिया सर 2 डजन लिए, और 2 डजन का 10 रुपीज पर डजन है, तो उसने टोटल कितने रुपीज उसने खर्च किया सर 20 रुपीज। और 20 रुपीज में उसकी ब्रूसेज कितनी आई 2 × 12 इक्वल्स टू 24 ब्रूसेज आई ना, 24 ब्रूस उसके पास में आई 20 रुपीज में, यानी कि उसने 20 रुपए खर्च किए। एसपीएस का विक्रय मूल्य कितना रहेगा सर, 1 रुपए में 1 ब्रूस सेल कर रहा है 1 रुपीज पर रुपी, 1 रुपए प्रति ब्रूस, यानी कि 24 ब्रूसेज है, और सबको अगर 1 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको कितने रुपीज मिलेंगे सर, उसको 24 रुपीज मिलेंगी। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया सर, प्रॉफिट जो हो गया इसका वो 24 माइनस का 20 इक्वल्स टू ₹4। तो 4 रुपए का सर उसे क्या होता है प्रॉफिट या लाभ होता है, 4 रुपीज का उसे प्रॉफिट या लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था कि बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि डजन 12 होता है, तो 2 डजन में 24 लेकर आया, 20 रुपीज टोटल उसके सीपी था, 24 कितना आ जाएगा उसका एसपी या विक्रय मूल्य 24, तो प्रॉफिट या लाभ कितना हो जाएगा 4 रुपीज 4 रुपए का। 55 25 पेन्स बॉट इन ₹300 इफ 10 pens get damaged then what should be the selling price of a pen to make a profit of 25%। 25 पेन 300 रुपए में खरीदे गए, यदि 10 पेन आपके खराब हो गए हो, 10 पेन क्या हो गए सर खराब, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए एक पेन का विक्रय मूल्य कितना रखना होगा। देखो सर सबसे पहले क्या हुआ कि उसकी सीपी फाइंड आउट करते हैं। सर 25 पेन्स लेकर आया और ₹300 में कितने पेन्स लेकर आया सर 25 पेन्स आपके लेकर आया। ओके, अब होता क्या है कि इसमें से 10 पेन्स आपके डैमेज हो जाते हैं, 10 पेन तो आपके क्या हो गए सर कम हो गए। अब पेन कितने रहे सर आपके पास में, सर पेन आपके पास में रहे सर 15 पेन कितने रहे सर 15 पेन, 15 पेन आपके पास में रहते हैं। आपको क्या करना है 25% यहाँ पर प्रॉफिट लेना है, 25% क्या लेना है प्रॉफिट। तो आपके पास में एसपी सबसे पहले कितनी होगी सर 300 का मुझे 25% प्लस करना है, इसमें कितना करना 25%। तो पहले तो ये बताओ कि 300 का 25% कितना होता है, तो 25% हटाओगे 00 00 से 00 और 25 3 कितना होता है 75, तो सर 75 रुपए सर उसको एक्स्ट्रा उसमें जोड़ने होंगे। तो सर उसकी टोटल सीपी कितनी हो जाएगी 300 प्लस 75, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा ₹375, 375 रुपए सर उसकी कुल कॉस्ट होगी। लेकिन एक बात बताओ आपने 375 में कितने पेन सेल किए ओनली 15, क्योंकि टोटल 25 लेकर आए थे, 10 पेन आपके खराब हो गए, 10 पेन आपके डैमेज हो गए, तो 15 पेन। अब एक पेन की प्राइस कितनी होगी 1 पेन की, अगर आपके मैं सेलिंग प्राइस पूछूं या एसपी पूछूं तो आप क्या कहोगे सर 375 रुपीज मुझे टोटल मिले, मैंने उसमें 15 पेन्स आपने सेल किए, तो 1 पेन की बता दो डिवाइड करके 15 2 जा 30 और से 15 2 जा 30 तो 7 और 75 और 15 5 जा 75, तो सर उसने 25 रुपये 25 रुपीज पर पेन की प्राइस रखी थी, या उसने एक पेन को 25 रुपए में उसने बेचा था। एक पेन को बेचा कितने में था सर उसने 25 रुपये 25 रुपीज में एक पेन को सेल किया था, क्योंकि 300 रुपीज में लेकर आया 25% एक्स्ट्रा किया तो 375 उसने टोटल रुपीज में सेल किया। 375 375 में केवल 15 पेन ही सेल किया, 15 पेन को ही बेच पाया है, 15 पेन ही सेल किया क्योंकि 10 पेन तो डैमेज हो गए। तो इसका मींस कि 375 15 का डिवाइड करेंगे तो एक पेन की जो एसपी या विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 25 रुपीज, 25 रुपए आपका एक पेन की प्राइस से रहेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट आर 2 एंगल्स हुज सम इज 180 इज कॉल्ड। जिन दो कोणों का योग का मान 180 होता है वो क्या कहलाते हैं। जैसे एंगल आपका ए है और एक एंगल आपके पास में एंगल 2 है, और इनका सम अगर आपका 180 180 है तो ये क्या कहलाएंगे सर, ये कहलाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, जिसे आप हिंदी में समपूरक कोण कहते हो। 90 होने पर क्या कहलाएगा, 90 होने पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपका पूरक कोण कहलाएगा। तो सप्लीमेंट्री को एंगल या समपूरक कोण कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है 90, जिनका सम कितना होता है 90, वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, ये आपके ये वाले होते हैं जो दोनों आपके इक्वल होते हैं। संगत कोण या कोरिस्पॉन्डिंग,
जैसे आपकी ये बनी होती है तो ये आपका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये दोनों आपके संगत कोण या कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, लाइन एंड एंगल में आपने सबने पढ़ा होगा, तो ये आपको जरूर विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 प्रश्न संख्या 57, फाइंड द टोटल कॉस्ट टू बिल्ड ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 300 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। 300 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ा बनाने का व्यय ₹20 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। आपके पास में एक स्क्वायर फील्ड है, ओके, और उसकी जो साइड है वो कितनी है, 300 मीटर है। मुझे इसके चारों तरफ इसका बाड़ा बनाना है। क्या करना है सर, इसके चारों तरफ मुझे इसके क्या करनी है, फेंसिंग करनी है, इसके तार लगाना है, और जिसकी कॉस्ट कितनी है, ₹20 पर मीटर, ₹20 प्रति मीटर इसकी कॉस्ट आती है। तो ये सबसे पहले कहाँ लगेगा, पेरीमीटर परिमाप पे, दैट मीन्स 4 × 300, 4 गुना भुजा, तो आपके पास में टोटल कितना है, 1200 मीटर, 1200 मीटर। अगर मुझे यहाँ से इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो ₹20 पर मीटर है, तो 200 × 20 तो कितना आ जाएगा, 24,000, 24,000 रुपये सर आपकी क्या रहेगी सर, यहाँ से टोटल कॉस्ट जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 24,000 या 24,000 रुपये टोटल कॉस्ट रहेगी, क्योंकि 12 × 24 और 0 0 0। क्योंकि जब फेंसिंग करोगे तो कहाँ करोगे, चारों तरफ करोगे, और चारों तरफ जब फेंसिंग करोगे तो आपके पास में कितनी हो जाएगी, 1200, 1200 मीटर, और 1200 मीटर का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 24,000, 24,000 रुपये कुल आपकी कॉस्ट रहेगी। 58, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 5:4। if its perimeter is 90 मीटर then the area will be। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि उसकी परिमिति कितनी है सर, 90 मीटर है। यदि उसकी परिमिति कितनी है सर, यहाँ से 90 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। देखो, लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई का आपको रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या होता है, एक्चुअल में आपको दी गई वैल्यू ही होती है। यहाँ पे जैसे 5:4, 5:4, दैट मीन्स 5x और 4x आपको है, तो लेंथ कितनी है 5x और ब्रीथ कितनी है 4x। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर या परिमाप दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट 5x प्लस कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, तो ये आपके पास में कितना रहेगा, 2 × 9x रहेगा। और पेरीमीटर आपको कितना सर, 90 मीटर दिया हुआ है। अब एक काम करो, इस 2 को उधर भेज दो, इस 9 को भी उधर भेज दो, मल्टीप्लाई वाले को, तो 90/2 × 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और ये 10 किससे कटेगा, 2 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर। अब x की वैल्यू अगर आपके पास में 5 है तो आप लेंथ और ब्रीथ दोनों बता सकते हो। तो लेंथ तो आपकी कितनी रहेगी, 5 × 5 कितना रहेगा सर, 25 मीटर, और ब्रीथ आपकी कितनी रहेगी, 4 × 5 कितना रहेगा सर, 20 मीटर। अगर आपसे मैं एरिया या क्षेत्रफल आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 25 × 2 = 50 और 500 मीटर स्क्वायर, 500 वर्ग मीटर आपका क्या रहेगा सर, यहाँ से टोटल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा, 500 मीटर स्क्वायर, 500 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि पहले लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो आपका एक्चुअल में क्या होता है, वैल्यू या मान ही होता है। आपने जब वो फाइंड आउट किया, फिर पेरीमीटर आपको गिवन था, पेरीमीटर का फॉर्मूला रखा, लेंथ और ब्रीथ में आप पे वैल्यू रखी, और आपका राइट आंसर लेंथ और ब्रीथ आ गए। उसके बाद में एरिया आपका फाइंड आउट करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने क्षेत्रफल या एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर साइड क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, देयर डायमेंशंस आर 50, 10 × 5 सेंटीमीटर। 15 × 10 × 5 सेमी के आयताकार डिब्बे में 5 सेमी भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। देखो, टोटल नंबर फाइंड आउट करने तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम आएगा काम में। तो अगर आपको नंबर फाइंड आउट करने तो टोटल वॉल्यूम में ये जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, क्यूबॉइड या घनाभ का वॉल्यूम के अंदर क्या करना है सर, क्यूब के वॉल्यूम का डिवाइड कर देना है बस। यहाँ से क्या करना है, इसका तो कितना है, 15 × 10 × 5, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो किसी को भी चेंज करना नहीं है। और ये कितना आ जाएगा, 5 × 5, क्योंकि क्यूब का क्या होता है, साइड क्यूब, भुजा क्यूब, तो 5 × 5, क्योंकि इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब या भुजा क्यूब। ठीक है, अब कुछ डिवाइड हो रहे हैं, उन्हें डिवाइड कर लो, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 2, और ये 5 से कितना हो जाएगा 3, तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे 6। तो हम कितने क्यूब्स यहाँ पे रख सकते हैं सर, यहाँ से 6 क्यूब रख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका कितना होता है, साइड क्यूब या भुजा क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि नंबर फाइंड आउट करने तो टोटल वॉल्यूम कितना है सर आपके पास में, बड़ा कौन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड में तो हमें रखने हैं ना, क्यूबॉइड के अंदर रखने हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा क्यूबॉइड बना हुआ है, इस क्यूबॉइड में क्या करने हैं, हमें बॉक्सेज रखने हैं, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या कर लेते हैं, क्यूबॉइड में कितनी जगह वो कौन बताएगा सर, वो हमें वॉल्यूम में तो बताएगा। अरे क्यूबॉइड का हमें जगह कौन बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। हम क्या करेंगे, उस वॉल्यूम के अंदर इस क्यूब का वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे, इस क्यूब के वॉल्यूम का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा
कि यहाँ से टोटल कितने क्यूब्स हम यहाँ पे इसमें रख सकते हैं, टोटल यहाँ से कितने क्यूब्स हम इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स इसके अंदर रखे जाएंगे, इसके अंदर क्या करे जाएंगे, इस तरह से मान लीजिए छोटे छोटे क्यूब्स यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि इसके अंदर टोटल जगह कितनी है, तो वो कौन बताएगा सर, इसका वॉल्यूम। और इसके वॉल्यूम में क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम का डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर जितने भी ये रहेंगे, ये मैंने ज़्यादा रख दिए, बाकी इसके अंदर टोटल कितने आएंगे सर, इसमें 6 आपके टोटल आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं सर, इसमें 6 टोटल आपके क्यूब्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये राइट आंसर रह जाएगा, 6 क्यूब्स इसके अंदर आ जाएंगे आपका। तो टोटल वॉल्यूम में इसका डिवाइड करते हैं, जैसे आप ब्रिक्स का फाइंड आउट करते हो, दीवार टोटल उसमें कितनी, आप फ्लोर के अंदर कितने टाइल लगा सकते हो, उसी तरह से ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न संख्या 60 को देखिए। द फॉलोइंग पाई ग्राफ शोज द वॉल्यूम ऑफ बुक कलेक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी। एग्जामिन द ग्राफ एंड फाइंड द आंसर टू गिवन क्वेश्चन। पाई ग्राफ गौरव की किताब संग्रह को प्रदर्शित करता है और ग्राफ का परीक्षण कीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए सर, ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर जैसे कुछ बुक्स हैं, गौरव अपने कुछ पुस्तकों को रखता है, जैसे कॉमिक बुक है, पोएट्री बुक है, आर्ट बुक है, मिस्ट्री बुक है, स्टोरी बुक है, इतना इतना इसके अंदर टोटल पार्ट दिया हुआ है, 1/6 इतना है कॉमिक बुक का, सबका दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ स्टोरी एंड मिस्ट्री बुक्स का सम एंड सम ऑफ पोएट्री एंड कॉमिक्स बुक्स, कॉमिक और पोएट्री बुक्स का सम बताओ। स्टोरी तथा मिस्ट्री बुक्स के योग और पोएट्री तथा कॉमिक बुक्स के योग का अंतर बताओ। तो पहले क्या करना है, स्टोरी प्लस मिस्ट्री इसका फाइंड आउट करना है, योग सम फाइंड आउट करना है, फिर पोएट्री प्लस कॉमिक बुक इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, फिर इन दोनों का क्या कर देना सर, इन दोनों का आपको यहाँ से डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना, माइनस पता कर लेना। चलो सबसे पहले इनका सम फाइंड आउट करते हो, तो आप कह सकते हो कि एक फ्रैक्शन नंबर का क्वेश्चन है ना, भिन्नात्मक संख्या का क्वेश्चन दे दिया गया है। देखो ये कौन सा स्टोरी या स्टोरी बुक्स कहानियों वाली कौन सी है, 1/5। मिस्ट्री बुक्स कितनी है, 1/5। ओके, दोनों का प्लस करो तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये तो कितना आ गया 2/5। ओके, पोएट्री बुक्स कितनी है, पोएट्री 1/3। कॉमिक बुक कहां पर है, कॉमिक बुक ये रही 1/6। सम कितना होगा 2 + 1, तो कितना आ जाएगा 3/6। 3/6 को कितना लिख सकते हो, 1/2 ये आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का अंतर बताना है। चलिए अंतर बता देते हैं, 2/5 - 1/2 कितना आ जाएगा सर, यहाँ से 10, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। ये आप कह सकते हो कि सर हमने इधर उधर लिख लिया, वैसे ग्रेटर में से छोटा माइनस कर देना, बड़े में से छोटा करते तो इसका 1/5 मान लीजिए, क्योंकि अगर ये इधर आ जाएगा तो जैसे 1/2 में से 2/5 निकलना चाहिए था, क्योंकि 1/2 आपका ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, इसलिए आपका कितना आ जाएगा सर यहाँ से 10, तो ये 5 - 4 तो कितना आ जाएगा 1/5, 1/5 आ जाएगा आपका। तो डिफरेंस कितना आएगा सर, यहाँ से आपका डिफरेंस आएगा 1/5 या 1/5। इसका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 1/5 या 1/5 आपका सही उत्तर रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, किए गए आपका डेटा एनालिसिस का क्वेश्चन था, लेकिन डेटा एनालिसिस में आपको डेटा को एनालिसिस करके जो डेटा दिया हुआ है इसको एनालिसिस करके उसको समझ के फिर आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन नंबर जैसा कोई क्वेश्चन है उसको आपको सोल्व करना होता है। चलिए तो बता दीजिए फटाफट से अपना स्कोर कितना रहा 60 में से, क्योंकि हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, अब एक पार्ट रहा है लैंग्वेज एबिलिटी, जिसे भाषा योग्यता परीक्षण कहते हैं, जहां पर आपके पास में 4 पेजेस रहते हैं। पहले हम इंग्लिश मीडियम का पढ़ेंगे और फिर हम किसका पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम का। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का साथ साथ में चलेगा। ओके, बता दिए फटाफट से 60 में से बताइए कितना स्कोर रहता है। ओके गुड, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के 60 आउट ऑफ 58 है, 1-2% शायद मैथ में गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं, ध्यान रखना ना। जिस टॉपिक के आपके अभी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अभी आपके पास में समय है, उस समय का यूज कीजिए और उस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। ओके, कुछ बच्चों का 58, 57, ओके गुड, बहुत बढ़िया। चलिए पैसेज स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आपको पैसेज के आंसर देने, मेरे साथ पहले पैसेज को पढ़िए फिर आंसर बताइए। मिर्जा गालिब वाज बोर्न इन द काला महल एरिया ऑफ आगरा ऑन 27 December 1797. He was born as Mirza Asadullah Ba Khan, while Ghalib was a pen name that he adopted later. Okay, he was born as, उसका जो बोर्न हुए थे ना उस समय उसका नाम तो मिर्जा असदुल्ला बे खान था। वाइल गालिब, जो गालिब उसको दिया गया था वो तो पेन नेम, उसके बाद में उपनाम था उनका गालिब, जो उसको उन्होंने बाद में अडोप्ट किया था, यानी कि उन्होंने अपना लिया था उसको। He was married to उमराव बेगम। मिर्जा गालिब was appointed as a poet tutor of royal family। मिर्जा गालिब को अपॉइंट किया गया था, अपॉइंटेड का मतलब होता है उनको अपॉइंट किया गया था पोइट ट्यूटर
पोएट ट्यूटर यानी कि कवि जो ट्यूटर होता है सिखाने, जो कविता सिखाने वाला, पोएट ट्यूटर ऑफ रॉयल फैमिली, एक बड़ी रॉयल फैमिली के लिए। गालिब रोट हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 11। गालिब ने अपनी पहली जो पोएम लिखी थी वो एज ऑफ 11 साल की उम्र में लिखी थी। ही वॉज वेल वर्स इन लैंग्वेजेज इंक्लूडिंग उर्दू, पार्सियन एंड तुर्किश। वेल वर्स का मीन्स होता है बहुत ज्यादा निपुण। वेल वर्स का मीन्स होता है जो स्किल्ड होता है, जो उस चीज में निपुण होता है। जैसे अगर आप किसी काम में बहुत ज्यादा निपुण हो तो आपको क्या कह सकता है कि आप उस काम में वेल वर्स हो। तो इसी तरह वो वेल वर्स है किसमें, लैंग्वेजेज में, किसमें, उर्दू, पार्सियन, टर्किश, इन सब में, तुर्की लैंग्वेज में। ही ब्रीच्ड हिज लास्ट इन हिज फेमस हवेली गाली कुसुम जान एट चांदनी चौक इन 1869। उन्होंने ब्रीथ, उन्होंने जो अपनी अंतिम सांस ली वो कहाँ ली थी, फेमस हवेली है गाली कुसुम जान, चांदनी चौक में, वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी 1869। एट वॉट एज गालिब रोट हिज फर्स्ट पोएम, दैट इज 11। मिर्जा गालिब वाज अपॉइंटेड एज ए ऑफ रॉयल फैमिली, किसके रूप में, स्पीकर, मास्टर, कीपर्स और पोएट ट्यूटर। तो सर पोएट ट्यूटर के रूप में। इन विच स्टेट मिर्जा गालिब वाज बोर्न, मिर्जा गालिब किस स्टेट में बोर्न हुए थे, सर आगरा। अब आप कहोगे सर आगरा तो सिटी है, उस समय वो स्टेट था, है ना, उस समय छोटे छोटे स्टेट्स थे, प्रांत थे, इसलिए। ही डाइड इन, वह कब डाइड हुए थे, 1869, ये लिखा हुआ ना 1869, 1869 में सर वो क्या हो गए थे, सर डाइड हो गए थे। ए नेम दैट ए राइटर यूजेज इंस्टेड ऑफ द रियल नेम, रियल नेम की जगह अगर कोई दूसरा नाम, अगर देखो ए नेम दैट ए राइटर यूज करता है इंस्टेड के बजाय ऑफ देयर रियल नेम, अपने रियल नेम की जगह, ट्यूटर, रॉयल, किंग और पेन नेम, तो क्या कहलाएगा सर, पेन नेम। जैसे गालिब ने अपना कौन सा पेन नेम बनाया था, गालिब बनाया था, इसलिए उसे क्या कहते हैं सर, हम पेन नेम कहेंगे, जो वो दूसरी उपनाम जिसे कहते हैं। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा के काला महल क्षेत्र में हुआ था। उनका जन्म मिर्जा असदुल्ला बेग खान के रूप में हुआ था, जबकि गालिब एक उपनाम था जिसे उन्होंने बाद में अपना लिया था, यानी अडॉप्ट कर लिया था। उनका विवाह उमनाव बेगम से हुआ। मिर्जा गालिब को शाही परिवार के कवि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। गालिब ने अपनी पहली कविता 11 साल की उम्र में लिखी थी। वह उर्दू, फारसी और तुर्की सहित भाषाओं के अच्छे जानकार थे, यानी वेल वर्स। अच्छे जानकार का मतलब क्या होता है, वेल वर्स, उसमें बहुत ज्यादा निपुण थे। उन्होंने 1869 में चांदनी चौक में अपनी प्रसिद्ध हवेली गाली कासिम जान में अंतिम सांस ली थी। गालिब ने अपनी पहली कविता कहाँ लिखी थी, कहानी किस उम्र में लिखी थी, किससे उम्र में आपने लिखी थी, तो सर 11 साल की उम्र में लिखी थी। मिर्जा गालिब को शाही परिवार के रूप में नियुक्त किया गया था, शाही परिवार के कवि शिक्षक के रूप में। मिर्जा गालिब का जन्म किस शहर में हुआ था, सर आगरा में हुआ था, वहां पर स्टेट, यहाँ पर सिटी लिखा। उसकी मौत हुई थी, उनकी मौत हुई थी 1869 में। वह नाम जो एक लेखक अपने वास्तविक नाम के बजाय उपयोग करता है उसे आप उपनाम कहते हो। क्या कहते हो, उपनाम कहते हो। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं। पेसेज नंबर 2 पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा वाज बोर्न ऑन 26 मार्च 1907 इन फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। शी इज ए फेमस पोइट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, सोशल वर्कर, फ्रीडम फाइटर एक्सेट्रा इन एक्सेट्रा। यानी कि वो हिंदी लैंग्वेज की अच्छी फेमस पोइट थी, इसके अलावा सोशल वर्कर भी थी, फ्रीडम फाइटर भी थी। इन 1925 सी पास द मेट्रिकुलेशन, यानी मेट्रिकुलेशन को पास किया था, यानी कि 10वीं की जो 10th तक होता है उसे मेट्रिकुलेशन कहते हैं। एंड आल्सो बिकम फेमस एज ए वेरी सक्सेसफुल पोइट, और उन्होंने एक सक्सेसफुल पोइट के रूप में भी वो बहुत फेमस हुई थी। सी वोर व्हाइट क्लॉथ्स थ्रू आउट हर लाइफ। वोर का मतलब पहना, वोर का जैसे वियर होता है, हम क्या कहते हैं, वियर का मतलब पहना, और उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वोर, यानी कि पहले की बात है ना, तो फर्स्ट फॉर्म होगी वोर। सी वोर व्हाइट कलर्स, व्हाइट क्लोथेज, यानी कि उन्होंने केवल सफेद कपड़े पहने थे। थ्रू आउट हर लाइफ, यानी कि पूरी उम्र में, थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे जीवन में उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे। स्लेप्ट ऑन द वुडन बेड, और स्लेप्ट का यानी सोते थे। वुडन बेड्स यानी कि जो लकड़ी के बने हुए बेड थे वहां पर, यानी घास फूस जैसे होते। एंड नेवर सो ए मिरर, यानी कभी भी मिरर को नहीं देखा था, यानी कि चेहरे अपना जो कांच में कभी भी अपने चेहरे को या अपने आप को नहीं देखा था। इन 1933 सी वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस ऑफ द प्रयाग महिला विद्यापीठ एंड आल्सो सर्व्ड एज द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट। 1933 में सी वाज अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया गया था किसके लिए, फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस के रूप में। हेड मिस्ट्रेस जो यानी कि हेड, जैसे हेड मास्टर होता है उसी तरह हेड मिस्ट्रेस ऑफ द प्रयाग महिला विद्यापीठ। एंड आल्सो सर्व्ड का मतलब होता है उन्होंने काम किया था एज द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट, और उस इंस्टीट्यूट के चांसलर के रूप में भी। व्हाट महादेवी वर्मा डिड थ्रू आउट हर लाइफ, वोर होगा, वोर व्हाइट क्लोथेज, स्लेप्ट ऑन द वुडन बोर्ड, नेवर सॉ ए मिरर, तो ऑल ऑफ द दिस, ये सर सभी काम उन्होंने किए थे। व्हेन वाज शी अपॉइंटेड एज हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस उनको कब अपॉइंट किया गया था, 1933। कब किया गया था, 1933। Who was महादेवी वर्मा, पोइट, सोशल वर्क, फ्रीडम फाइटर, दैट इज ऑल ऑफ द दिस। कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस।
शी वॉज बोर्न इन, वह उनका जन्म कब हुआ था? 1907, 1907 में, 1907। वेयर वाज महादेवी वर्मा बोर्न, महादेवी वर्मा कहाँ हुए थे? उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, बोर्न हुई थी। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फरुखाबाद उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह हिंदी भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी आदि है। 1925 में उन्होंने मैट्रिक पास की और एक बेहद सफल कवियत्री के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। उन्होंने जीवन भर सफेद कपड़े पहने, लकड़ी के बिस्तर पर सोई और कभी दर्पण नहीं देखा। 1933 में उन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहली प्रधानाध्यापिका के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने संस्थान के कुलाधिपति, जो चांसलर होता है, के रूप में भी कार्य किया था। महादेवी वर्मा ने जीवन भर क्या किया? सफेद कपड़े पहने, लकड़ी के बिस्तर पर सोई, कभी दर्पण नहीं देखा। सर ये सभी काम किए थे। उन्हें पहली प्राध्यापिका के रूप में कब नियुक्त किया गया था? 1933, 1933 में किया गया था। महादेवी वर्मा कौन थी? एक कवियत्री थी, कवि नहीं, कवियत्री है ना, कवियत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी सभी थी। वह पैदा हुई थी 1907 में। महादेवी वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए पेसेज नंबर 3। मुंशी प्रेमचंद वाज फेमस राइटर इन हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध राइटर थे, लेखक थे। ही वाज बोर्न ऑन 31 जुलाई 1880 इन लमही, ए स्मॉल विलेज इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ही रोट सेवरल नॉवेल्स, सेवरल यानी बहुत सारे नॉवेल्स उन्होंने लिखे थे, ड्रामाज नाटक लिखे थे, शॉर्ट स्टोरी छोटी छोटी कहानियां लिखी थी, फिल्म्स भी लिखे थे, लाइक शतरंज के खिलाड़ी, ओका ओरी कथा, मेड ऑन एज वर्क। सम ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स आर गबन, गोदान, मानसरोवर, ईदगाह एंड कर्मभूमि। ही डाइड केमियो, केमियो का मतलब होता है उन्होंने मतलब नाटक किया था। इन फिल्म बॉम्बे, उन्होंने बॉम्बे फिल्म में उन्होंने काम भी किया था, केमियो भी किया था। ही डाइड ऑन 8 अक्टूबर 1936 एट द एज ऑफ 56 ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, यानी एक लंबी बीमारी के कारण। विच इज और आर द नोवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद? गोदान, गोदान, ईदगाह है, तो इसको आप ये लिख सकते हो कि गोदान, गोदान नहीं, इसके एक जगह हो जाएगा गबन। ये कौन सा हो जाएगा? इसमें गबन। तो गबन, गोदान और ईदगाह, सर इसके सभी थे, इन्होंने सभी लिखे थे। इन विच बॉलीवुड मूवी ही डिड केमियो, उन्होंने केमियो किसमें किया था, यानी कि किसमें केमियो किया था? सर बॉम्बे फिल्म में किया था। मुंशी प्रेमचंद वाज फेमस राइटर ऑफ लिटरेचर, सर हिंदी लिटरेचर किसके थे? सर हिंदी लिटरेचर के थे। इन विच ईयर ही डाइड, उनका वो डाइड कब हुए थे? 1936, 1936 में, 1936 में वो डाइड हो गए थे। ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट का ऑपोजिट क्या होता है? टीनी, स्मॉल, लॉन्ग, फेट। तो सर शॉर्ट का स्मॉल क्या होता है? टीनी का मतलब भी छोटा होता है, स्मॉल मतलब छोटा, फेट यानी मोटा, और लॉन्ग इसका क्या हो जाएगा? सर ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? लॉन्ग इसका ऑपोजिट होता है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के छोटे से गांव लमही में हुआ था। उन्होंने कई उपन्यास, नाटक, लघु कथाएं आदि लिखी थी। उनके काम पर शतरंज के खिलाड़ी, ओका ओरी कथा जैसी फिल्में बनी। उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है जैसे गबन, गोदान, मानसरोवर, ईदगाह, कर्मभूमि है। उन्होंने फिल्म बॉम्बे में केमियो किया था। लंबी बीमारी के कारण 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा था? गबन, ये गबन हो जाएगा। गबन, गोदान, ईदगाह, सर सभी। उन्होंने किस बॉलीवुड फिल्म में केमियो किया था? सर बॉम्बे फिल्म में किया था। मुंशी प्रेमचंद साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे, हिंदी साहित्य की। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936। लघु का विपरीत क्या होता है? सर लघु का लंबा, नन्ना छोटा मोटा, नन्ना और छोटा तो इसके पर्यायवाची है, और लंबा इसका हो जाएगा लघु छोटा, और ये उसका क्या हो जाएगा? लंबा बड़ा। भूपेन हजारिका वाज ए पोइट, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, एक्टर, जर्नलिस्ट, ऑथर एंड फिल्म मेकर। पोइट यानी कवि, म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर होता है यानी कि जो संगीत को कंपोज करता है, जैसे 2-3 संगीत होते हैं उनको मिक्स करने वाला। सिंगर गायक, गायकार होता है। एक्टर, जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट होता है जैसे ये आपने देखते हो ना समाचार पत्र वाले, जर्नलिस्ट पत्रकार। ऑथर लिखने वाला, और फिल्म मेकर फिल्म बनाने वाले। ही वॉज बोर्न ऑन 8 सितंबर 1926, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, असम। He received the National Film Award, भारत रत्न, पद्म श्री एंड पद्म भूषण। उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, भारत रत्न मिला, पद्म श्री मिला, पद्म भूषण मिला। He married प्रियमावदा in 1950. He was awarded prestigious, prestigious का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होता है, बहुत ही ज्यादा फेमस होता है। प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 1992, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है आपके जो फिल्म मेकर्स होते हैं, फिल्म बनाने वाले एक्टर्स वगैरह, उनको मिलते हैं। तो प्रेस्टिजियस यानी जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। His songs based on the themes of communal amity,
यूनिवर्सल जस्टिस एंड एम्पैथी आर स्पेशली पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. He died at the age of 85 on 5th November 2011 in Mumbai, Maharashtra. When was he awarded दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब मिला था? In 1992. 1992 में उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था. Who was भूपेन हजारिका? Poet, music composer, actor. Sir, all of these. His songs based on communal amity, nature, war, film stars. उनके songs किस पे बेस्ड है? communal amity लिखा हुआ ना. His songs based on themes of communal amity, यानी कि जो communal का मतलब जो सामाजिक वगैरह होता है ना, उनके ऊपर निर्भर थे. In which country या state he died? वो कहाँ पर इनका देहांत हुआ था? तो सर ही वाज डाइड इन मुंबई, महाराष्ट्र. उनका कहाँ हुआ था? मुंबई, महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा. एंटोनिम्स ऑफ रिसीव्ड. रिसीव्ड यानी मिलना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एंड, एक्सेप्ट, कलेक्ट और गिवन. तो क्या हो जाएगा? गिवन. एंड का मतलब कमाना, वो भी एक रिसीव्ड जैसा ही होता है. एक्सेप्ट यानी हमने किसी चीज को स्वीकार कर लिया. कलेक्ट हमने कुछ कलेक्ट किया, तो वो भी एक तरह से रिसीव्ड के सिनोनिम में हो सकते हैं. गिवन यानी देना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा. भूपेन हजारिका एक कवि, संगीतकार, गायक, अभिनेता, पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता थे. उनका जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के तिनसुकिया जिले में हुआ था. उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण प्राप्त हुआ. उन्होंने 1950 में प्रियवंदा से शादी की. उन्हें 1992 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उनके गाने सांप्रदायिक सौहार्द, जो कम्युनल एमिटी का मतलब होता है सौहार्द. यहाँ से आप लिख सकते हो कि सर जो एमिटी होता है, एमिटी एक्चुअल में क्या होती है? सौहार्द होती है, यानी कि आपस में सौहार्द. और सांप्रदायिक यानी कम्युनल, सांप्रदायिक सौहार्द के विषय पर आधारित थे. सार्वभौमिक न्याय, यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक न्याय और सहानुभूति असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोगों के बीच में विश्व रूप से लोकप्रिय है. 5 नवंबर 2011 को मुंबई, महाराष्ट्र 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था. उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1992. भूपेन हजारिका कौन थे? कवि, संगीतकार, अभिनेता, ये सभी थे. उनके गाने पर आधारित है, किसके ऊपर? सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित थे. उनकी मृत्यु किस देश में, राज्य में हुई थी? असम नहीं, ये मुंबई में हुई थी. प्राप्त का विलोम शब्द क्या होता है? अर्जित. स्वीकार किया गया, दिया गया, एकत्र किया गया. तो सर दिया गया. एकत्र करना, स्वीकार करना, अर्जित करना, ये सभी किसके होते हैं? प्राप्त के विलोम शब्द होते हैं. और इसी के साथ में हमारा मॉडल पेपर नंबर 9 के टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. आप फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए कि 80 में से आपका कितना स्कोर रहा है. और हाँ, इसके अलावा आपको एक बात और बता देते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है मॉडल पेपर के और किसी भी तरह की न्यूज़ के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं. इस नंबर पर आप अपना नेम और स्टेट भेज दीजिए, हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे. इसके अलावा हमारा एक नवोदय क्विज पीडीएफ ऐप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, जिसके अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और क्विजेज मिलेगी, पीडीएफ्स मिलेंगे. अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और 5 स्टार रेटिंग के साथ में एक अच्छा सा रिव्यू जरूर लिखिएगा ना वापस प्ले स्टोर में जाकर, ताकि हमें पता चले कि आपने डाउनलोड करके इसके अंदर क्या सीखा है. और 5 स्टार के साथ में अपना पोस्ट जरूर कीजिएगा. बाकी आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक और पेपर के साथ में, पेपर नंबर 10 के साथ में. तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा. जो कमी आज के पेपर में रही है उस टॉपिक को और अच्छे से कीजिएगा, ताकि कल के पेपर के अंदर आपका स्कोर और बेटर रहे. थैंक यू.